चलो, सो आई वाज टेलिंग यू दैट बाइफर्केशन क्या है, EIS इज आल्सो फॉर 50 मार्क्स एंड SM भी 50 मार्क्स का है, ठीक है। 50 मार्क्स आपका कैसे डिवाइडेड होगा, 35 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड 15 मार्क्स MCQs, ठीक है। अब MCQs के लिए कैसे पढ़ना है, अगेन आपके कोर्स में MCQs अपलोडेड है, आप वो बाद में करेंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है, अभी जस्ट फोकस ऑन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। जब आप फ्री बैठे होते हो ना, देन जस्ट गो थ्रू द MCQs। जब आप फ्री बैठे हो एंड यू जस्ट वांट टू रिलैक्स, कुछ पढ़ना नहीं है, तो बस मन करे तो बीच में 5 मिनट के लिए MCQs उठाए और पढ़ना शुरू किया, दैट वे यू विल कवर द MCQs साथ साथ, बाकी बाद में तो करोगे ही, ठीक है। अब जो आपके ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपके डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट तरीके से भी आपको आ सकते हैं। इनडायरेक्ट तरीका क्या होगा, मतलब केस स्टडीज आती हैं। नाउ डोंट गेट वरीड कि किस तरह के केसेस होंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम, तो जो केस है आप वो स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको समझ आ जाएगा कि क्या पूछा हुआ है, ठीक है। और यहां पर लॉ की तरह आपको अटेम्प्ट नहीं करना होता कि फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, बस आपको केस से आइडेंटिफाई करना है कि क्या पूछा हुआ है, और फिर तो वो जो बेसिक हम पॉइंट्स पढ़ते हैं वही पॉइंट्स लिखने होते हैं। नाउ जो पेपर पैटर्न आता है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ ताकि सारी क्लैरिटी हो इन द बिगिनिंग। सो ये जो 35 मार्क्स हैं, अब आपको क्या आएगा, आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे। एक सेकेंड जस्ट, सो you will get 5 questions, all right। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा that will be compulsory। this I'm talking about 35 marks कैसे distribute हुए हैं। so your question 5 questions will be there in total। first question will be compulsory, it will carry 5 marks and rest 2, 3, 4 and 5 ये जो questions हैं इसमें से आपको any 3 attempt करने हैं और हर एक question 10 marks का है। समझ में आ रहा है। तो मतलब आपके 30 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव, 5 मार्क्स का भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कंपल्सरी, और जो ये 10 मार्क्स है ये ऐसे ऐसे डिवाइडेड होते हैं। मतलब क्वेश्चन 2 में 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए पार्ट बी, देन क्वेश्चन 3 में भी पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी, लाइक दैट। आपको इनमें से कोई भी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, राइट। सारे क्वेश्चंस 5 5 5 5 मार्क्स के। सो दिस इज द क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न। Then let's move ahead and start with the first chapter, which is Introduction to Strategic Management. So Introduction to Strategic Management, that is your first chapter। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा that इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हम एक अपने फंडामेंटल्स क्लियर कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक क्या होती है, मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज करते हैं, मतलब इन द बिजनेस वर्ल्ड। जहां पर भी मैं हम वर्ड यूज करने वाली हूँ ना कि हमें ऐसे करना है, हमें ऐसा करना है, वी आर टॉकिंग about the companies, right, the organized। आजकल का जो एनवायरमेंट है हाईली डायनामिक, कोई ना कोई चेंज होता रहता है एनवायरमेंट में, चाहे आप इकोनॉमी की बात कर लो, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, या आप टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट की बात कर लो। सो वी वर सेइंग दैट जब भी हम की बात करेंगे कि हमें क्या करना है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज, दैट कंपनी सर्वाइव करने के लिए इन दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट क्या करती हैं, राइट, किस तरह की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती हैं। हमें पूरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर में यही समझना है दैट सर्वाइवल के लिए, दूसरी कंपनी से आगे निकलने के लिए हम क्या करते हैं। क्लियर। सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन कि हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या करना है, स्ट्रैटेजीज कैसे बनती हैं, उन्हें कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, और फिर अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। इज दैट क्लियर। चलिए, सो now as you can see that strategic management is made up of 2 words, strategy and management। so it is very important that हम strategy का मीनिंग समझ लें, क्योंकि मैनेजमेंट तो कहीं ना कहीं आपको पता है, सब पढ़कर आए हो +2 में, you all know what management is, right। चलो, so let's understand the meaning of the word strategy। so ये word is very common, हम सब इसको बहुत यूज करते हैं। can anyone tell me what is strategy? strategy होता क्या है? क्या आप लोगों की भी कोई स्ट्रैटेजी है तो स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस चीज के लिए आप स्ट्रैटेजी बनाते हो? चलो, नाम सुना तो होगा, राइट। स्ट्रैटेजी वर्ड तो सुना होगा सबने कि नहीं सुना है। हम इसको बहुत कैजुअली यूज कर देते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी यार, क्या स्ट्रैटेजी, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग? यस, गाइडलाइंस टू अचीव द गोल्स, okay, planning before execution, absolutely, way through which we attain our goal,
It's a plan to reach the desired goal. Absolutely. Yes, yes, yes. How to do something. Okay. Strategy is a roadmap for something we want to achieve in future. Absolutely correct. Long term plan. बिल्कुल सही. So you all are correct. प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव अ गोल, बिल्कुल सही. सो स्ट्रैटेजी क्या है? जैसे आप सबने बोला, ये एक प्लान है, बट दिस इज नॉट अ डे टू डे प्लान जो आप हर रोज के बेसिस पर बनाते हैं. नो, जब हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं ना, ये एक ऐसा प्लान है जो हमें हमारे गोल तक लेकर जाएगा, राइट? हमारे फ्यूचर तक, हमारे जो विजन हमने अपने लिए सेट करी है वहां तक लेकर जाएगा. अब विजन क्या होता है कि हमने अपने आप को फ्यूचर में क्या एक पिक्चर अपने लिए देखी है, राइट? विजन क्या होता है? देखना. सो फ्यूचर में आप अपने आप को कहां देखते हो? आफ्टर 3-4 years आप सब अपने आप को कहां देखते हो इन द फ्यूचर? एज अ सीए, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? दैट इज योर विजन फॉर योर सेल्फ. ये आप अचीव करना चाहते हो. अब इस विजन को अचीव करने के लिए जो फ्यूचर में है, जो प्लान हम बनाते हैं, उसे कहा जाता है स्ट्रैटेजी. सो दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म प्लान है. लॉन्ग टर्म क्यों? बिकॉज ये हमें हमारे फ्यूचर तक लेकर जाएगा, हमारी विजन तक लेकर जाएगा. ठीक है. सो आप लोग सब सीए बनना चाहते हो, दैट इज योर विजन. अब सीए बनने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं डे टू डे बेसिस पे. अब आपको सीए बनना है तो एकदम से तो नहीं बन जाओगे ना. इट विल टेक एट लीस्ट 4 years, isn't it? उसमें आप अपना फाउंडेशन लेवल क्लियर करते हो, फिर इंटरमीडिएट लेवल क्लियर करते हो, फाइनल तक पहुंचते हो, राइट? सो ये आपके क्या हो गए, एक तरह के गोल्स हैं कि आपको फाउंडेशन क्लियर करना है, इंटरमीडिएट क्लियर करना है, और फिर आपको फाइनल क्लियर करना है, राइट? ये करते हुए आप अपनी विजन तक पहुंचने वाले हो. तो ये आपने गोल सेट कर दिए ईयरली बेसिस पर. ठीक है. अब ये तो हो गए गोल्स. साथ साथ समझते जाओ, क्योंकि ये सारे वर्ड्स का बहुत यूज होने वाला है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में. विजन हो गया कि आप फ्यूचर में अपने आप को कहां देखते हो. वो विजन आप कैसे अचीव करोगे? जब आप ईयरली बेसिस पर, ठीक है, गोल सेट करोगे. अब 5 साल के बाद आप बनने वाले हो सीए, तो अब ईयरली बेसिस पे आप जो अपने लिए गोल सेट कर रहे हो, ये क्लियर करना है, ये क्लियर करना है, ये क्लियर करना है, राइट? इन गोल्स को फुलफिल करने के लिए, जो ये ईयरली बेसिस पर थोड़े जो लंबे ड्यूरेशन के गोल्स होते हैं, इन्हें फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? क्वार्टरली बेसिस, डे टू डे बेसिस पर ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं. ठीक है. छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स कि अगर इंटरमीडिएट लेवल क्लियर करना है तो उसके लिए कोचिंग कहां से लेनी है. ठीक है. सो ये आपके डे ऑब्जेक्टिव्स हैं, छोटे छोटे, जो आपको गोल्स तक लेकर जाएंगे, राइट? कोचिंग कहां से लेनी है, कैसे पढ़ाई करोगे, क्या शेड्यूल होने वाला है, राइट? दिस इज योर ऑब्जेक्टिव. और ये टाइम बाउंड होते हैं. मतलब आप, मेरा 1 मंथ में ये सिलेबस हो जाना चाहिए है, सेकेंड मंथ में मेरा इस सब्जेक्ट का इतना सिलेबस होना चाहिए. सो दीज आर योर ऑब्जेक्टिव्स, राइट? अब इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? हम बनाते हैं स्ट्रैटेजी. ठीक है. स्ट्रैटेजी एक स्पेसिफिक प्लान है कि अब इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफिल करना है. सो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? मैं सुबह जल्दी उठूंगा या मैं जल्दी उठूंगी, राइट? सुबह 4 to 7 अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करनी है. कुछ बोलेंगे कि हम लेट नाइट अच्छे से पढ़ते हैं, सो दैट इज माय स्ट्रैटेजी, लेट नाइट पढ़ना है. कोई बोलेगा मैं लिख लिख कर, आई विल राइट एंड आई विल स्टडी. कोई बोलेगा दैट आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द वीडियोस और मैं कुछ नहीं करने वाले. तो ये जो छोटे, जो ये मेरे कॉन्क्रीट स्पेसिफिक मैं क्या करने वाली हूं इन ऑर्डर टू रीच माय लॉन्ग टर्म विजन, दैट इज प्लान. ठीक है. जो मुझे मेरे एंड गोल तक लेकर जाएगा. आर यू ऑल क्लियर विद द मीनिंग ऑफ प्लान? अ स्ट्रैटेजी, व्हाट इज स्ट्रैटेजी? इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लान, अ प्लान दैट विल हेल्प यू इन फुलफिलिंग योर विजन. कंपनीज पे आते हैं, ये तो हमने जनरल सा एग्जांपल ले लिया. नाउ हम बात कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी, स्मॉल और बिग. हर कंपनी अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाती है. क्यों बनाएगी? व्हाई डू कंपनीज दे वांट टू फॉर्मुलेट अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर देमसेल्व्स? भाई उनके भी तो गोल्स होते हैं, उनकी भी तो विजन है, राइट? उन्हें भी तो इस विजन को अचीव करना है. बट क्या इतना आसान होता है? नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द डायनामिक इन्वायरमेंट, राइट? यू ऑल नो दैट इन्वायरमेंट कैसा है? डायनामिक, टर्ब्यूलेंट,
मतलब क्या हुआ, जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, क्विक चेंजेस, कुछ ना कुछ होता रहता है इन दी इन्वायरमेंट, राइट। इन्वायरमेंट में हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट भी आता है, एक्सटर्नल भी आता है। इंटरनल मतलब कंपनीज की खुद की स्ट्रेंथ्स क्या है, फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, प्रोडक्शन प्रोसेस कितना स्ट्रांग है, राइट, उनकी ह्यूमन रिसोर्स कितना स्ट्रांग है। एट द सेम टाइम इट कैन बी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसमें तो आपको पता ही है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सबसे बड़ी फोर्स क्या है, कंपटीशन। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जैसा प्रोडक्ट पता नहीं कितनी कंपनीज बेच रही होंगी, इजंट इट? सो दिस इज अ वेरी बिग फोर्स, कंपटीशन। आपको इस कंपटीशन को सर्वाइव करना है। देन ऑल द अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, आप सबको पता है बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, क्विकली टेल मी, जो ये बिगनिंग के हैं। ओके, सो आप रिलेट, यस एब्सोल्युटली, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लॉज, गवर्नमेंट रूल्स, यस, पेस्टल, शॉर्ट में हम बोल सकते हैं पेस्टल, राइट। सो एब्सोल्युटली बहुत सारे फैक्टर्स हैं इन द इन्वायरमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल द फैक्टर्स जो आपने बोले, राइट, जिन्हें हम पेस्टल भी बोल देते हैं इन शॉर्ट, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसके साथ साथ इंडस्ट्री, राइट। इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो होता है, इंडस्ट्री क्या हो गई, अब मेरा जो भी बिजनेस है, इंडस्ट्री इज लाइक अ ग्रुप ऑफ सिमिलर बिजनेस, राइट। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो उस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितनी सारी फर्म्स हैं, फास्ट फूड इंडस्ट्री है, उसमें कितनी सारी फर्म्स हैं, मैकडॉनल्ड्स एंड डोमिनोज एंड पिज्जा हट, राइट। सो ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स। तो अगर ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स होंगी तो ये मेरे लिए क्या है, मेरा कॉम्पिटिटर, और मुझे यही तो करना है। इसी के लिए तो स्ट्रैटेजी बनानी है कि हम इन सारे फोर्सेस से डील कर पाए, लड़ पाए और आगे निकल पाए, राइट। सो स्ट्रैटेजी हमने बोला एक लॉन्ग टर्म प्लान है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं दैट ये एक गेम प्लान है। जब गेम्स खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, वी वांट टू गो अहेड ऑफ आवर कॉम्पिटिटर ना। चेस की गेम में क्या, कोई भी गेम उठा लो, हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी देखते हैं कि कैसे यार दूसरों से आगे निकलना है, इजंट इट? सो अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म प्लान है, इसे हम एक गेम प्लान भी बोल सकते हैं, राइट। ये एक सोची समझी स्कीम, इसको एक स्कीम भी बोला जाता है, राइट। स्कीम इज जस्ट लाइक अ प्लान, इसे ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ब्लूप्रिंट का मतलब भी क्या है, प्लान है जो क्या करेगा, इट विल हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल्स, अचीविंग योर विजन। एंड देखो, अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार रिपीट होने वाला है। एसएम का पूरा पर्पस ही ये है, कंपीट करना है, दूसरों से आगे निकलना है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब हमें एडवांटेज चाहिए, हमें बेनिफिट चाहिए ओवर आर हु, ओवर आर राइवल्स, ओवर आर कॉम्पिटिटर्स। सो दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। तो ये चाहिए है, हमें सरवाइव करना है, सर्वाइवल के लिए, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। शॉर्ट टर्म में तो हम सर्वाइव कर लें मे बी, बट लॉन्ग टर्म में इतने सारे चेंजेस हो सकते हैं दैट हमें ऐसा ना हो जाए कि कोई नया एंट्रेंट आ जाए या इकोनॉमी रिसेशन में चल जाए, कोविड जैसा कुछ हो जाए, व्हाट विल हैपन। सो हमें इन सारे इन्वायरमेंट से डील करना है, सर्वाइव करना है, राइट। सर्वाइवल के लिए हमें स्ट्रैटेजी चाहिए है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कि हमारे प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट्स कम हो गए तो आप कैसे सस्टेन करोगे लॉन्ग टर्म में, है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी, सुपीरियर रेट ऑफ रिटर्न चाहिए हमें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं कि ज्यादा हो, उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी। इन डीलिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूं। सो फॉर ऑल दिस स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड, राइट। एंड दैट इज द रीजन दैट हम इसको पढ़ रहे हैं। स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट all these things which I have told you यहाँ पर, goals, vision, competitive advantage, survival, growth, profitability, external environment से लड़ना, right? So it is very important that जो हमारी strategy होती है ना, it should be flexible। मतलब एक हमें rigid strategy नहीं बनानी है जिसको हम change ही ना कर पाए with the environment, right? It needs to be flexible in nature। इसीलिए हम strategy को एक flexibly designed scheme भी बोलते हैं कि इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम उसमें चेंजेस कर सकें। अब अगर आपको लग रहा है दैट सुबह उठकर पढ़ने से या रात को लेट पढ़ने से आपका गोल अचीव नहीं हो रहा है, डे टू डे बेसिस वाला ऑब्जेक्टिव, तो आप क्या करोगे, क्या यू विल स्टिक टू दैट प्लान ओनली? सुबह उठ रहे हो, नींद आ रही है, झटके लग रहे हैं, फिर भी आप बोलोगे नहीं सुबह ही पढ़ना है, ऐसा तो नहीं है ना। यू विल चेंज योर स्ट्रैटेजी, इजंट इट? आप बोलोगे नहीं यार कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज तो आई विल नॉट अचीव माई गोल, इजंट इट? So will you change your strategy or not?
Yes, no, yes, no, quickly. Yes, I will tell you. Yes, you will make changes, है ना, आप चेंजेस करोगे, एब्सोल्युटली. सो कंपनीज को भी चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी सरवाइव कर पाएंगी, तभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डील कर पाएंगी और ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाएंगी. सो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी. ठीक है, अब एक और टॉपिक स्ट्रैटेजी से रिलेटेड. सो अभी तक जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था वो आपको नहीं आएगा कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, यू नो, एज सच ये नहीं आता है, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्ट्रैटेजी. ठीक, नाउ जो क्वेश्चन आता है वो ये कि स्ट्रैटेजीज प्रोएक्टिव होती हैं या रिएक्टिव. अब आप मुझे बताओ कि क्या होंगी. अब आप बोलोगे मैम हमें तो यही नहीं पता कि प्रोएक्टिव और रिएक्टिवनेस क्या होता है. चलो तो मैं आपको बताती हूँ. अब आप में से कितने लोग ऐसे हो जो सिर्फ एंड मूवमेंट पे पढ़ते हो, बताओ. बट होता क्या है प्रोएक्टिवनेस और रिएक्टिवनेस. सो प्रोएक्टिव है जो हम पहले से ही, है ना, हमें से कुछ होते हैं कि एग्जाम, हमें पता है एग्जाम तो आने ही है ना, काफी पहले से हम शुरुआत कर लेते हैं कि यार हमें क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, हमारा क्या डेली प्लान होगा, हमारा 2 मंथ्स का क्या प्लान होगा, 5 मंथ्स का ईयरली प्लान क्या होगा, हम पहले से वी स्टार्ट एनालाइजिंग थिंग्स. सो दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव. और रिएक्टिव क्या होता है कि जिस दिन एग्जाम आने वाला होता है उससे 2-3 दिन पहले बैठते हैं कि चलो जब जब एग्जाम आएंगे ना, डेट शीट आएगी तब देखा जाएगा, तब पढ़ना शुरू करेंगे. सो जो लोग ऐसे होते हैं वो होते हैं रिएक्टिव, है ना, रिएक्ट करते हैं जब कुछ हो जाता है, जब सर पे एग्जाम्स होते हैं. और कुछ होते हैं प्रोएक्टिव, पता है कि आने ही है, पहले से शुरुआत कर दो, इजंट इट. वैसे ही कंपनीज भी होती हैं, राइट. कुछ कंपनीज प्रोएक्टिव होती हैं और कुछ रिएक्टिव होती हैं. प्रोएक्टिव का मतलब क्या हुआ, दैट आप पहले से ही एनवायरनमेंट को एनालाइज करके चलते हो, दैट एनवायरनमेंट में क्या हो सकता है, राइट, क्या चेंजेस हो सकते हैं, ताकि पहले से ही हम क्या कर लें, खुद को प्रिपेयर कर ले. अगर कुछ फ्यूचर में चेंजेस होते हैं सो हम उन चेंजेस से डील कर पाए, राइट. सो हम सोच कर चलते हैं कि किस किस तरह से इन्वायरमेंट हमें इम्पैक्ट कर सकता है, ताकि हम पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लें. और रिएक्टिव कंपनीज क्या होती हैं, दैट वो फॉलोअर्स की तरह होती हैं, वो वेट करती हैं कि कुछ होगा देन दे रिएक्ट. अब जैसे नाउ अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अब जब कोविड हुआ था सो देयर वर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑनलाइन मॉडल, स्पेशली इन द एजुकेशन इंडस्ट्री, ऑनलाइन मॉडल कोई फॉलो ही नहीं करता था. मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, द इंस्टीट्यूट्स सब ऑफलाइन पढ़ाते थे. बीच में क्या हो गया, डिसरप्शन हो गई कोविड के कारण, राइट. लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स, कुछ कोचिंग सेंटर्स अभी भी ऐसे थे जो ऑलरेडी प्रोएक्टिव थे, ऑनलाइन मॉडल पे आ चुके हैं, राइट, लाइक योर ग्रोइंग एकेडमी. सो ये हुए प्रोएक्टिव. और जिन्होंने बाद में सोचा कि यार अब तो कोई मतलब वो है ही नहीं, देयर इज नो ऑप्शन, सर्वाइव करने के लिए हमें भी ऑनलाइन मॉडल पर शिफ्ट होना पड़ेगा. सो वो क्या हुई, रिएक्टिव. जब इन्वायरमेंट में कुछ ट्रिगर होता है, ठीक है, चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, तब आप रिएक्ट करते हो, तो वो होता है व्हाट, रिएक्टिवनेस. ठीक है, दिस मच इज क्लियर. अच्छा, वी वर डिस्कसिंग कि रिएक्टिव प्रोएक्टिव दोनों होनी चाहिए या सिर्फ रिएक्टिव या प्रोएक्टिव. सो कंपनीज को रिएक्टिव और प्रोएक्टिव दोनों होना पड़ेगा. देयर हैज टू बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ. हमें कुछ हद तक प्रोएक्टिव होना पड़ेगा ज्यादा. सो इट इज ऑलवेज सेड दैट इट इज बेटर टू बी मोर प्रोएक्टिव. ठीक है, क्या कहा जाता है, दैट इट इज बेटर टू बी मोर प्रोएक्टिव, है ना. इट इज ऑलवेज बेटर कि हम प्रिपेयर करके चले. लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि जो हमने सोचा है इन्वायरमेंट में वैसे ही होगा. इज इट पॉसिबल दैट जो हम हमेशा से एनालाइज करके चल रहे हैं कि ऐसा होगा फ्यूचर में वैसा ही हो? नो. कई बार हमारे एस्टिमेशंस, हमारी फोरकास्टिंग गलत हो सकती है. तब हम क्या करेंगे, तब तो कोई चारा ही नहीं है, वी विल हैव टू ओनली रिएक्ट, isn't it? So it is better to be more proactive. But जब हम अपने competitors के reactions को analyze नहीं कर पा रहे हैं, environment में वो नहीं हुआ जो हम expect कर रहे थे, कुछ unanticipated हो गया, so in that case we will have to become reactive. So यहाँ पे देखो क्या लिखा है. Now let's come on to the key points. Strategy is partly proactive and partly reactive. कभी कभी इसको हम ये भी बोल देते हैं इट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ, मतलब वही है. सो कंपनी की जो स्ट्रैटेजी होती है, इट इज अ ब्लेंड ऑफ
प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी ऑल्सो एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज ऑल्सो, दोनों की जरूरत है अनसर्टन इन्वायरमेंट से डील करने के लिए। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होती है? जो आप पहले से प्लान करके चल रहे हो, योर प्लान्ड एक्शंस, जिसके थ्रू आप अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को भी इंप्रूव कर पाओगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव कर पाओगे, राइट? और वो तभी होगा जब आप प्लान्ड तरीके से चलोगे, पहले से ही सब कुछ सोचकर चल रहे हो। और रिएक्टिव क्या है? अडैप्टिव रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, मतलब जब कुछ अनएंटिसिपेटेड, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, तब आप रिएक्ट कर रहे हो, तब आपको अडैप्ट करना ही पड़ेगा। दैट इज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, ठीक है। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी में आप क्या करते हो? आप इन्वायरमेंट में पॉसिबल सिचुएशंस क्या हो सकती है फ्यूचर में, उस सबको एनालाइज करके चलते हो, डिफरेंट फैक्टर्स को एनालाइज करते हो, ठीक है। और फिर उसके बेसिस पर आप एक क्या करते हो? प्लान तैयार करते हो, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हो अपने लिए। फ्रेमवर्क इज लाइक अ स्ट्रक्चर कि अब हमें करना क्या है, ठीक है। सो बेसिकली आप प्री डिटर्मिन मैनर, प्री डिटर्मिन क्या हुआ? प्री डिटर्मिन मतलब पहले से ही प्लान करके चलना, प्री प्लान करके चलना, राइट? सो प्री डिटर्मिन मैनर में आप स्ट्रैटेजीज बनाकर चलते हो सो दैट यू कैन डील विद द अनसर्टन इन्वायरमेंट, राइट? सो जो आपका प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी वाला पार्ट है वो क्या है? डेलिब्रेट है। डेलिब्रेट मतलब सोचा समझा, इंटेंडेड, जो आपकी इंटेंशन थी, ठीक है, प्लान। सो आप प्लानिंग वर्ड का यूज करो, वेदर इट इज प्लान्ड, डेलिब्रेट। कई बार आपको एमसीक्यूज में आ सकता है दैट प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज, एंड आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी। अब आप बोलोगे हमने तो प्लान किया था, व्हाट इज डेलिब्रेट? सो डेलिब्रेट, प्लान इज वन एंड द सेम थिंग। इंटेंडेड, सोचा समझा, राइट? सो जो आपकी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है दैट इज डेलिब्रेट एंड प्लान। आप सोच समझकर, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही कुछ एक्शंस लेते हो। बट देखो जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है ना, दिस इज द वे यू हैव टू अटेम्प्ट। आपने पहले बता दिया प्रोएक्टिव क्या है, रिएक्टिव क्या है, दोनों की जरूरत है, फिर उनको डिटेल में बताया थोड़ा प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज में हम क्या करते हैं। फिर अब हम आ जाएंगे, चलो प्रोएक्टिव तो बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, बट रियलिटी में क्या होता है? देयर इज नो कंपनी कैन फोरकास्ट द इन्वायरमेंट एग्जैक्टली। हम 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में ऐसा ही होगा। सो बिकॉज वी कैन नॉट प्लान इन एडवांस एवरीथिंग, राइट? गारंटी के साथ हम कुछ नहीं बोल सकते कि राइवल्स की चाल क्या होगी, ठीक है? अगर मैंने अपने प्राइजेस कम कर दिए तो राइवल भी तो कम कर सकता है, इजंट इट? अगर मैंने कुछ डिस्काउंट देना शुरू किया तो राइवल भी तो कर सकता है। सो राइवल्स की क्या मूव्स होंगी, कस्टमर का बिहेवियर क्या होगा? आज उन्हें एक प्रोडक्ट चाहिए, आजकल तो क्विकली हमारी क्या होती है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो डे टू डे बेसिस पर चेंज हो रही हैं। सो कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे, हम इनको एग्जैक्टली क्या नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत डेविएशंस हो सकती हैं जो हमने सोचा था और जो एक्चुअली हुआ। डेविएशन मतलब जब हमारे एक्चुअल जो हमने प्लान सोचा था कि ऐसा होगा, फ्यूचर में वैसा नहीं हुआ, कुछ अलग हो गया, देयर इज सम डिफरेंस, राइट? सो इन दैट केस क्या होगा? तब हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को ट्यून करना पड़ेगा, फाइन ट्यून करना पड़ेगा। जैसे पहले टीवीज को ट्यून करते थे, राइट, ताकि वो एक प्रॉपर सिग्नल कैच कर ले। सो हमें भी अपनी स्ट्रैटेजीज को ट्यून करना पड़ेगा, कीपिंग इन माइंड द इन्वायरमेंटल चेंजेस, राइट? सो दैट मीन्स जब हम फाइन ट्यून कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा हो गया जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। एंड दैट इज व्हेन रिएक्टिव स्ट्रैटेजी की जरूरत है। इट इज द वन दैट इज ट्रिगर्ड बाय द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। ये आपको हेल्प करेगी नेगेटिव फैक्टर से डील करने के लिए, कोप करने के लिए, राइट? कोई एक बारी जब अपॉर्चुनिटी आ गई, राइट, तब हम फॉलोअर की तरह पीछे पीछे आ जाएंगे, ठीक है? जैसे एप्पल ने क्या किया जब स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हुए, राइट? सो बाकी सैमसंग भी पीछे पीछे आ गया, बाकी कंपनीज भी पीछे पीछे आ गई। बट नोकिया ने क्या कहा, नहीं हम तो अपनी पुरानी सिम्बियन टेक्नोलॉजी पर ही काम करने वाले हैं। तो और आपको पता है नोकिया जो एक टाइम पे नंबर 1 कंपनी होती थी, राइट, वो डूब गई बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया एज पर द चेंजिंग इन्वायरमेंट। सो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी हमें इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने में और नेगेटिव फैक्टर से डील करने में हेल्प करती है। सो दैट इज व्हाई वी से जो कंपनी की एक्चुअल स्ट्रैटेजी है वो प्रोएक्टिव भी है, पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। इज इट क्लियर? दिस मच इज क्लियर और नॉट? Yes, Nokia did not change with the changing environment.
फोकस ऑन दिस स्टेटमेंट बिकॉज ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में आ जाती है लाइक अ केस. ठीक है, सो यहां पर क्या बोला है दैट क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व स्टिचिंग टुगेदर प्रोएक्टिव, जिसे इंटेंडेड स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है, एंड देन अडॉप्टिंग पीसेस ऑफ सक्सेसफुल रिएक्शंस एज सर्कमस्टांस चेंज और बेटर ऑप्शंस इमर्ज, जिसे हम अडैप्टिव स्ट्रैटेजी बोलते हैं. तो अब आपसे पूछा जाएगा इलैबोरेट, डिस्कस, मतलब वही है, क्या बोल रहे हैं, स्टिच करना है टुगेदर. एक अच्छी स्ट्रैटेजी जब हम बनाते हैं तो वो क्या है, स्टिचिंग टुगेदर ऑफ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी ऑल्सो, राइट, एंड द रिएक्टिव स्ट्रैटेजी ऑल्सो. तो सिंपल मतलब ये है, लिखना आपको वही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है. ठीक है, आपको देखो लास्ट में क्या लिखा है दैट एक स्टेटमेंट दी हुई है. जरूरी नहीं कि आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा दैट कंपनी की जो एक्चुअल स्ट्रैटेजी होती है वेदर इट इज प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, जरूरी नहीं है ऐसे डायरेक्टली पूछ ले. ठीक है, कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं दैट क्राफ्ट, इन्होंने यहां पर लिखा है क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स स्टिचिंग टुगेदर, स्टिच करना, इकट्ठा करना, किसको, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी को, जिसे हम इंटेंडेड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, और फिर उसके बाद अडॉप्ट करना, जो जो चेंजेस हो रहे हैं, राइट, उन चेंजेस से अडेप्ट करना, जैसे जैसे बेटर ऑप्शंस आती हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, उसके बाद हम जब अडेप्ट कर रहे हैं, सो जिसे रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बोलते हैं, राइट. सो दोनों को स्टिच करना इज व्हाट डज दैट मीन, इट इज ब्लेंडिंग ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी. सो बस आपको ये लाइन दे देंगे और बोल देंगे डिस्कस, ठीक है, या इलैबोरेट. आंसर सेम होने वाला है. प्रोएक्टिव क्या है, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है, राइट. जरूरी नहीं है कि रिएक्शन प्रोएक्टिव होने से हम हमेशा ही सही जाएंगे. हम एनवायरनमेंट को एग्जैक्टली फोरकास्ट नहीं कर सकते, तो तब जरूरत पड़ेगी हमें रिएक्टिव स्ट्रैटेजी की. क्लियर? यस, एब्सोल्युटली. फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब सबसे पहले आपने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी और उसको ग्रैब किया. यस, आंसर यही लिखना है. आप देखो जिस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसा होगा, किस तरह के केसेस, सब आपको पीपी बुक में मिल जाएगा. ठीक है, ये करने क्लास में जो भी हम कर रहे हैं ना, उसके बाद आपको यही करना है जाकर, दैट यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस फ्रॉम योर पीपी बुक. तब सब क्लियर हो जाएगा क्या लिखना है, कैसे लिखना है. डोंट वरी अबाउट दैट, अभी सिर्फ समझो. ठीक है, सो दैट वाज योर रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, कैसे वो दोनों ब्लेंड है. अब आपको स्ट्रैटेजी का मतलब समझ आ गया है. मैनेजमेंट आप लोगों को पता है, व्हाट इज मैनेजमेंट, गोल्स को अचीव करना थ्रू व्हाट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट, ऑल दोज. सो वही सब मैनेजमेंट है. ठीक है, आपको कभी क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज मैनेजमेंट, आप बस बेसिक सा बताया हुआ है, या वो आप बाद में पढ़ सकते हो फ्रॉम द ई बुक की मैनेजमेंट क्या है. ठीक है, अब आते हैं हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे. व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? सो ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं एक तरह से. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होगा? स्ट्रैटेजी को मैनेज करना है ना. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मींस व्हाट, मैनेजिंग अ स्ट्रैटेजी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें स्ट्रैटेजी को मैनेज करना है. मतलब स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने से लेकर, एक अच्छी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना, एक स्ट्रैटेजी को अच्छे से इंप्लीमेंट करना. बोल तो दिया कि हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी स्ट्रैटेजी तो बना ली, लेकिन जब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो अपने गोल्स तक नहीं पहुंचोगे, इजंट इट. सो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना, इंप्लीमेंट करना, और फिर उसे करेक्ट भी करना, मॉनिटर करना, साथ साथ उसे इवैल्यूएट करना, राइट, और उसे कंट्रोल करना. कंट्रोलिंग में क्या होता है, क्विकली टेल मी. प्लानिंग में पढ़ा हुआ है ना आपने, सॉरी मैनेजमेंट में. प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप. कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम देखते हैं कि जो प्लान हमने बनाया है क्या वो सही था, हमने अपने रिजल्ट्स को अचीव किया, नहीं किया तो हम क्या करते हैं, वी टेक करेक्टिव एक्शंस, इजंट इट. यही होता है. यस, करेक्टिव एक्शंस. सो these are the three important parts of strategic management. strategy formulate करना, implement करना और corrective actions लेना अगर कहीं पर गलत चले गए हो. इतना आसान होता है क्या formulate करना strategy? of course नहीं होगा. उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हम अपने लिए विजन ही डेवलप करते हैं. कंपनीज भी सबसे पहले तो यही बोलेंगी दैट वी वांट टू बी द नंबर वन कंपनी इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर और मे बी इन टेलीकॉम इंडस्ट्री, राइट. जैसे जियो का विजन है दैट वी वांट टू बिकम
टेलीकॉम सुपर पावर, राइट, दैट्स देयर विजन। सो सबसे पहले तो हम अपने लिए विजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर उस विजन को हम अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया। उसके बाद हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स और विजन को फुलफिल कर सकें। फिर हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं और फिर हम उसे कंट्रोल करते हैं। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जब आपको पूछा जाएगा व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो आपको बस डायरेक्टली यही सब लिखना होता है, इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। क्यों हम बोल रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? क्योंकि मैनेज करना है आपको, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने से लेकर इंप्लीमेंट करने से लेकर उसे कंट्रोल करना। सो व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? एक मैनेजरियल प्रोसेस है स्ट्रैटेजिक विजन डेवलप करने का, ऑब्जेक्टिव सेट करने का, स्ट्रैटेजी को क्राफ्ट करना। क्राफ्ट मतलब फॉर्मुलेट, बट ये वर्ड हमने इसलिए लिखा है बिकॉज ये आपकी आईसीआई का लैंग्वेज है, ठीक है। तो क्राफ्टिंग वर्ड यूज करना, नहीं याद रहा तो फॉर्मुलेट लिख देना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देन इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजी एंड मेकिंग और इनिशिएटिंग मतलब लेना, कदम लेना इन ऑर्डर टू करेक्ट योर मिस्टेक्स, राइट, इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट। सो दिस इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आगे थर्ड चैप्टर में हम प्रोसेस समझने वाले हैं, उसमें भी यही सब है, ठीक है, डिटेल में। सो मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज क्लियर, आई होप। हमने इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं स्ट्रैटेजी के बारे में, हमने अब पढ़ा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है, जिसमें हम पूरी स्ट्रैटेजी को मैनेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अब ये आप मुझे बताओ। बिगिनिंग में ही हम समझ चुके हैं क्यों मैनेज कर रहे हैं स्ट्रैटेजी, क्यों अच्छी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी है, इंप्लीमेंट करनी है, करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। कंपनीज को क्या जरूरत पड़ी है स्ट्रैटेजी बनाने की? ठीक है, गोल्स अचीव करने हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यस, सर्वाइव करना है इन द डायनामिक इन्वायरमेंट, compete करना है, एब्सोल्युटली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एग्जैक्टली। और ये तो आप सबको पता है ना कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, ये तो आप पूरा मैनेजमेंट में समझ कर आए हो, रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स में पढ़कर आए हो, लिमिटेड रिसोर्सेज, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें एफिशिएंटली यूज करना होता है, राइट। सो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कितने अच्छी तरह से यूज करते हुए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेते हैं, सर्वाइव करते हैं, प्रॉफिट्स कमाते हैं, राइट, अपने कस्टमर्स को खुश करके, उनके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस बना के। सो ये सब करने के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, राइट। इज दैट क्लियर? सो यस, अचीविंग विजन। ओके, सो आपका हो गया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एम्फेसिस मतलब फोकस कहाँ है, किन एरियाज पे वो स्ट्रेस करता है। ऑफ कोर्स जब आप एक स्ट्रैटेजी बनाओगे तो क्या बिना सोचे समझे बना लोगे? कॉस्ट नॉट। अब जब जियो मार्केट में आया टेलीकॉम सेक्टर में, तो क्या उसने इन्वायरमेंट को एनालाइज नहीं किया होगा? क्या उन्होंने एयरटेल और बाकी कंपनीज को एनालाइज नहीं किया होगा कि उनके क्या रेट्स हैं, उनके क्या प्लान्स हैं, राइट, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं? करा होगा। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एम्फसाइज करता है कि अच्छी स्ट्रैटेजी तो बनानी है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मॉनिटर करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेंगी, राइट। उन्होंने कहीं ना कहीं एनालाइज करके ये समझा होगा ना कि हाँ, हम में कैपेबिलिटी है इस सेक्टर में जाने की, राइट, ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। सो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को क्या करना? आइडेंटिफाई करना। हम एनवायरनमेंट को इसीलिए एनालाइज करते हैं ताकि कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ पाए और ये भी देख पाए कि हमारे लिए क्या थ्रेट हो सकती है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। एट द सेम टाइम हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी एनालाइज करते हैं। ये हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इजंट इट? और ये हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसको टुगेदर हम क्या बोल लेते हैं? स्वॉट एनालिसिस। शायद आपने सुना होगा, स्वॉट एनालिसिस करना मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट को स्टडी करना। सो ये करे बिना हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, दैट इज वेरी क्लियर, राइट। सो मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, राइट, और स्ट्रैटेजी डिजाइन करना ताकि आप सर्वाइव और ग्रो कर पाओ। तभी करोगे ये डिजाइन जब इसको मॉनिटर कर लोगे, जब इवैल्यूएट कर लोगे, असेस कर लोगे, ठीक है। देन इसका जो लास्ट पार्ट है कि ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। सो आपको एक क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछ लेते हैं कभी कभी, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो हम कितने सारे पॉइंट्स हैं जो हम लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स अगर पूछा जाएगा, और ये एमसीक्यू में भी आ जाता है, डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो अब आपके दिमाग में घुस गए होंगे,
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना, अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करना। आउट परफॉर्म का मतलब क्या होता है? उनसे अच्छा, परफॉर्मिंग बेटर देन देम, एंड गेनिंग मार्केट डोमिनेंस। इज दैट क्लियर? मतलब मार्केट में डोमिनेटिंग पोजीशन पर आना, टॉप पर आना, सारी फर्म्स के ऊपर। ठीक, सो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव इज गाइडिंग द कंपनी थ्रू एनवायरमेंटल चेंजेस। क्लियर? मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं, कंपनी को उन चेंजेस के साथ साथ कैसे निकालना है, कैसे एडजस्ट करना है, गाइड करना है, दैट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, लेकिन आप इसके अलावा कुछ अपनी मर्जी से लिख कर नहीं आओगे। ठीक है, मीनिंग जब एक्सप्लेन कर रहे हो, ये सारे की पॉइंट्स हैं, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फर्स्ट पॉइंट होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आउट परफॉर्मिंग कॉम्पिटिटर्स, गेनिंग मार्केट डोमिनेंस, सेकेंड गाइडिंग द कंपनी थ्रू एनवायरमेंटल चेंजेस। सो दैट्स, और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, कोई भी क्वेश्चन आप एसएम में विदाउट इंट्रोडक्शन अटेम्प्ट नहीं करके आओगे। अगर आपसे कुछ इंपॉर्टेंस पूछी है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, तो ये नहीं कि सीधा द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर दिस दिस दिस, पहले इंट्रोडक्शन दोगे एक, जिसमें आपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में कुछ बता दिया। क्या बताओगे? यही सारे पॉइंट्स, इट इज अ प्रोसेस ऑफ दिस 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 दिस। ठीक है, और ये एक दो पॉइंट्स, और फिर आप आओगे उसकी एडवांटेजेस पर। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब जो कुछ की पॉइंट्स जो मैंने रिपीटेडली बार बार बोले हैं, वही यहां पर आपको लिखने हैं। ठीक है, बट अपने वर्ड्स में नहीं लिखोगे। जो आपका की, जब मैं बोल रही हूँ ना की पॉइंट, दिस मीन जो आपकी हेडिंग्स हैं, ये एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिख कर आओगे। जो अंदर की एक्सप्लेनेशन है, वो आप अपने थोड़े वर्ड्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, अंदर की एक्सप्लेनेशन में भी हमें हमेशा कैसे प्रोसीड करना है, जो एक्सप्लेनेटरी पार्ट होता है ना, उसमें भी कुछ कीवर्ड्स ढूंढ लो। अच्छा, गोल्स एंड मिशन, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स, तो ये कीवर्ड्स हो गए, राइट? अब आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि ये सेम ऐसी स्टेटमेंट लिख कर आओगे। यू कैन चेंज योर ग्रामर, यू कैन चेंज योर द वे यू राइट अ पर्टिकुलर थिंग, बट कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके चलोगे तो आराम से हो जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, ये देखो। सबसे पहले तो ये कंपनी को एक डायरेक्शन देता है। ठीक है, किस चीज की डायरेक्शन? की भाई जाना कहाँ है। हमने बोला ना कहां से शुरुआत होती है, विजन सेट करते हैं। वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन द फ्यूचर, वेयर डू यू वांट टू बी, फ्यूचर में कहां देखते हो। सो विजन डिटर्मिन करने में, विजन मतलब जाना कहां है, सो वो फ्यूचर डिसाइड करने के लिए कि फ्यूचर में कहां जाना है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सभी कंपनीज को। इट गिव्स डायरेक्शन टू द कंपनीज टू मूव अहेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें करना क्या है, हमारे गोल्स क्या होंगे, हमारी मिशन क्या है। मिशन मतलब हमें अभी अपने, अगर इस विजन तक पहुंचना है तो ऐसी तो नहीं पहुंच जाएंगे ना, अभी कुछ कुछ करेंगे, राइट? कस्टमर्स को सर्व करेंगे, कस्टमर्स के लिए कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, मार्केट तक पहुंचाएंगे, तभी तो अगर उन्हें पसंद आया तो यहाँ विजन तक पहुंचेंगे। सो हमारी मिशन होती है कि हमारा पर्पस क्या है, कस्टमर्स के लिए हमें करना क्या है, सोसाइटी की कौन सी नीड को हम फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, ये आगे था पूरा हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस इतना याद रखना है दैट फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज दैट एसएम प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द कंपनीज, जिसके कारण दे मूव अहेड, जिसमें हम गोल सेट करते हो, मिशन सेट करते हो और अपने लिए रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव सेट कर पाते हो। दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस। सेकेंड क्या है, ये कंपनीज को प्रोएक्टिव बनने में हेल्प करता है, राइट? इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू बी प्रोएक्टिव, मोर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। अगर हम सिर्फ रिएक्शंस पे रहने देंगे ना कि जब जो होगा तब देखा जाएगा, जब इकोनॉमी डूबेगी तब बाहर आएंगे, तब कुछ करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। काम नहीं करेगी हमारी स्ट्रैटेजी तो हम फिर क्या करेंगे, रिएक्टिव, तब तो हमें रिएक्ट करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। सो इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस इन बिकमिंग मोर प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव कैसे बनते हो, आप एनालाइज करते हो, आप पहले से ही एक्शंस लेते हो। ये नहीं कि बस हवा में खाली पुलाव नहीं पकाने, यू हैव टू टेक एक्शंस ऑल्सो। सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं बनना है कि अच्छा, प्रोएक्टिवनेस डजंट मीन कि बस प्लान करके रख लिया पहले ही कि अच्छा हम ये करेंगे। उससे क्या होगा, स्पेक्टेटर्स आर, यू आर जस्ट वॉचिंग समथिंग। ये नहीं करना है,
कुछ एक्शंस भी लेने हैं कि अगर इन्वायरमेंट में ऐसा होता है तो मेरे पास क्या स्ट्रैटेजी तैयार है, अगर एक नया कॉम्पिटिटर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, राइट? सो एनालाइजिंग एंड टेकिंग एक्शंस इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग द स्पेक्टेटर्स, ठीक है? तो इसके कारण आप अपनी डेस्टिनी को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। डेस्टिनी मतलब आपका फ्यूचर, हम बोलते हैं ना किस्मत की बात है, सब किस्मत पे छोड़ दो, इसलिए हुआ क्योंकि किस्मत ही नहीं थी, राइट? नहीं, हमें कुछ हद तक, यस दैट्स राइट, बट कुछ हद तक हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं एफर्ट्स करके, कंपनीज भी। So, कैसे करेंगी? बाय बीइंग प्रोएक्टिव, राइट? सो आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है वर्किंग विद इन द वेगरीज ऑफ इन्वायरमेंट। वेगरीज मतलब जो भी अनसर्टन चीजें हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं, उनसे लड़ने में राइट आपको हेल्प करता है कि हम अनसर्टनिटीज में कहीं बह ना जाएं। फ्लड्स आ रहे हैं तो कहीं हम बह ना जाएं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वी डोंट हैव टू गेट कैरिड अवे बाय इट। कुछ टर्बुलेंस होती है, कुछ चेंज होता है, नो, हमें अनसर्टन एनवायरनमेंट से लड़ने में हेल्प करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बाय हेल्पिंग द फर्म्स इन बिकमिंग प्रोएक्टिव। इज दैट क्लियर, द सेकंड पॉइंट? चलो अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट क्या है? दैट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको सही तरीके के डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। अगर आप सब कुछ सोच समझ कर रहे हो, सब कुछ एनालाइज कर रहे हो, एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हो, आपके पास काफी सारी ऑप्शंस आ सकती हैं। अच्छा, इस सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी अपॉर्चुनिटी है, बट व्हाट इज गोइंग टू बी बेस्ट डिसीजन फॉर मी, वो मुझे कैसे पता लगेगा? जब मैं सारी ऑप्शंस को अच्छे से कंपेयर करूंगी, राइट? सो कंपनीज को कोई भी मेजर डिसीजन लेना है ना, मेजर डिसीजन लाइक बिजनेस कौन सा शुरू करना है, कौन से प्रोडक्ट आने हैं, मार्केट्स को सर्व करना है, डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में कौन सी जगह पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कस्टमर्स किस के लिए प्रोडक्ट बनाना है, क्या सभी के लिए है या कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट है, फीमेल्स के लिए, मेल के लिए, हाई इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, राइट? ये डिसाइड करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन कहाँ होगी, प्रोडक्शन प्रोसेसेस कैसे होंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, किस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितने लोग काम करेंगे, कौन आपको लीड कर, राइट, कौन सबऑर्डिनेट्स होंगे, ये सारे मेजर डिसीजंस लेने में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है। बिकॉज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम सोच कर करते हैं, एनालाइज करके करते हैं। सो जो भी क्रूशियल होते हैं मेजर डिसीजंस, वो सब लेने में हमें एक तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूचर। अब ये तो पता ही है, स्ट्रैटेजी तो हमें पता है कि स्ट्रैटेजी तो होती फ्यूचर के लिए, ये हमें हमारे फ्यूचर तक लेकर जाती है। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर गुड फ्यूचर। अगर हम अपना अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हो आप सब भी, तो दैट इज व्हाई हम स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं, इजंट इट? सो उसी के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जरूरी है, तभी अच्छी स्ट्रैटेजी बनेगी, राइट? सो इस तरह से हमारा फ्यूचर अच्छा हो, उसके लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है। कैसे? बिकॉज हम एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं तो हमें अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आती है, राइट? एक बेसिकली वो एक पाथ फाइंडर का रोल प्ले करता है। पाथ फाइंडर मतलब जिससे हम अपने लिए सही रास्ता देख पाए, राइट? फ्यूचर को फेस कर पाए। कब फेस कर पाएंगे? जब हम अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करें, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे, ठीक है? हमें अब इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है या इस तरह का फीचर लेकर आते हैं और कोई कंपनी नहीं कर, ठीक है? तो ये कब पता लगेगा? through strategic management by analyzing the environment. That's your next point. Moving further, अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो पता लगा ही, उससे हमारा फ्यूचर अच्छा हुआ। एट द सेम टाइम हमारी कोई गलतियां तो नहीं है, हमने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, रास्ते में कोई गड्ढे, पिटफॉल्स मतलब जब रास्ते में आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स, ठीक है? पिटफॉल मतलब क्या होता है? गड्ढे जिनमें गिर जाते हैं। सो अगर हम नहीं चाहते उन गड्ढों में फंसना, मतलब चैलेंजेस से अगर हमें बाहर निकलना है, सरवाइव करना है, ग्रो करना है, सो उसके लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म मतलब जैसे हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना, जब हमें बुखार क्यों आता है? क्योंकि हमारी बॉडी फाइट कर रही होती है, हमारी बॉडी का अपना एक सिस्टम है कोई वायरस से लड़ने का या किसी इंफेक्शन से लड़ने का। सो वैसे ही कंपनीज के पास उनके लिए क्या डिफेंस मैकेनिज्म है? डिफेंस मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने का क्या मैकेनिज्म है, क्या तरीका है?
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज, तो कंपनीज के लिए खुद को प्रोटेक्ट करने का, चेंजिंग इन्वायरमेंट से, कॉम्पिटिटर से बचने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए उनके पास क्या है डिफेंस मैकेनिज्म? इट इज व्हाट? इट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? सो ताकि आप कोई गलत मिस्टेक्स ना कर लो, गलत एरिया में इन्वेस्ट ना कर लो, इसके लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का यूज होता है। क्लियर एवरीवन? एंड ऑफ कोर्स अगर ये सब कुछ हो जाएगा, अच्छा फ्यूचर हो गया, ऑब्स्टिकल से लड़ पा रहे हैं, खुद को डिफेंड कर पा रहे हैं, प्रोएक्टिव हैं, तो उससे क्या होगा? हमारी लंबी उम्र होगी, बिजनेसेस की लॉन्जेविटी। सो ये हेल्प करता है लॉन्जेविटी एनहांस करने में, बिजनेस की लंबी उम्र के लिए, ठीक है, ताकि हमारा बिजनेस के लिए सर्वाइव करे, उसके लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है, बिकॉज उसके थ्रू हम कॉम्पिटिटिव और डायनामिक इन्वायरमेंट से लड़ पाते हैं, सभी चैलेंजेस से लड़ पाते हैं, राइट? हम ये समझ पाते हैं कि हम एक इंडस्ट्री में डोमिनेंट पोजीशन कैसे बनाए जहां पे इतने सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। सो एक क्लियर स्टैंड के लिए, क्लियर मतलब एक कंप्लीट डोमिनेटिंग सिचुएशन पे आने के लिए, ऐसी अच्छी पोजीशन पर आने के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है। व्हाई? हाउ? बिकॉज हम यहाँ पर एक्शंस लेते हैं, सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं है, प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, एक्शंस भी ले रहे हैं, ठीक है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए। एंड फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब मिलेगी? जब कंपनीज अपने लिए कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर पाएंगी। सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कोर कॉम्पिटेंसी, जो आपके सेकंड चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। कोर कॉम्पिटेंसी की वजह से हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। कंफ्यूज नहीं होना होता है, बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों वर्ड्स में कि ये सेम है, नहीं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए कोर कॉम्पिटेंसीज हेल्प करती है। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब हमारी कोर, हमारी यूनिक स्ट्रेंथ्स। हम सब में कुछ होते हैं ना, अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, बट कुछ हमें ऐसा लगता है यार ये तो मेरी मेन स्ट्रेंथ है जो मुझे आगे तक लेकर जाएगी, जिसकी वजह से मेरा फ्यूचर सेट होगा। वैसे ही कंपनीज की भी कुछ कोर स्ट्रेंथ्स होती हैं, यूनिक स्ट्रेंथ्स, जिसकी वजह से उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। सो ये डेवलप करने के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, राइट? यस, लिख पाओगे तनिष, टेंशन लेने की बात नहीं है। दिस इज द फर्स्ट क्लास। अब जाके जब आप इसको एक बार रीड करोगे, क्वेश्चंस देखोगे और उनको की पॉइंट्स को याद करना है। अगर याद नहीं हो रहा है, एक बारी में किसी को नहीं होता है, हमें भी नहीं होता था। वी ऑल हैव गॉन थ्रू द सेम स्टेज। लिख लिख कर करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, राइट? ऐसा थोड़ा नहीं कि आज हो गया। जब भी हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे उससे पहले ना आप क्या करोगे? रिवाइज करोगे। कोई भी नेक्स्ट चैप्टर उठाने से पहले आप प्रीवियस सारा पढ़ोगे, राइट? और पढ़ना क्या है? की पॉइंट्स पर ध्यान देना है। फोकस कहाँ है ना? की पॉइंट्स पर, राइट? तो आपको जैसे जैसे बार बार पढ़ोगे ना, सब हो जाएगा। हमारा ब्रेन बहुत शार्प होता है, दैट्स द रीजन दैट हम इतना कुछ याद कर पाते हैं। गाने और ये सब कुछ तो हमें फटाफट से याद हो जाता है, बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं। विच मीन्स जैसे अगर हम एप्पल की बात करें, एप्पल कंपनी, तो उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है? उनकी टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनोवेशन। हर साल उनका एक नया मॉडल आ जाता है, आपको पता है, आईफोन का, है ना? तो और उनका कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, सो दे आर वेरी कॉम्पिटेंट बिकॉज ऑफ देयर टेक्नोलॉजी। इनोवेशंस करते रहते हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ है। इस इनोवेशन कैपेबिलिटी की वजह से ये compete कर पाते हैं। नो कंपनी इज नियर टू एप्पल कंपनी, इजंट इट? सो क्यों? बिकॉज ऑफ देयर यूनिक स्ट्रेंथ। और वो क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी हमें हमारी रिसोर्सेज के थ्रू मिलती है, कुछ रिसोर्सेज, कुछ एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज। ये पूरा कॉन्सेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इतना भी क्लियर हो गया? सेकेंड चैप्टर में ये डिस्कस करना है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इतना क्लियर है? हमारी मेन स्ट्रेंथ्स, कंपनीज की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ्स, इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज, जिसकी वजह से उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, जिसकी वजह से वो एक ऐसी पोजीशन पे है जहां पर और कंपनी नहीं आ सकती, या उन्हें बहुत टाइम लगेगा इस पोजीशन पर आते आते। चलो, सो इज दैट क्लियर? ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस बहुत सिंपल हैं। देयर आर 4 लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। टाइम, कॉम्प्लेक्स, कॉस्टली, कॉम्पिटिटर्स। बस इतना याद रख लो, ठीक है? यहाँ पे जो आपको ये साथ में दिख रहा है, टाइम, कॉम्प्लेक्स, कॉस्टली, कॉम्पिटिटर्स, ये क्या है? दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हमेशा, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि इन्वायरमेंट को हम हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते,
सो कुछ लिमिटेशंस तो होंगी। क्या लिमिटेशंस है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, स्ट्रैटेजी को बनाना, एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, क्या इतना आसान होता है? एनवायरनमेंट में कितने सारे फैक्टर्स हैं, उन सबको एनालाइज करना, इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, स्ट्रैटेजी को बनाना, एक बारी अच्छी स्ट्रैटेजी आपने ढूंढ ली फिर उसको इंप्लीमेंट करना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, सो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, देन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज environment is complex. हम बोल रहे हैं बार बार, we are saying that environment को analyze करना है, is it that easy? There are so many factors in the environment, हर एक factor को analyze करना, और अगेन क्योंकि अनसर्टन एनवायरमेंट है, हम उसे 100% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमारे एस्टिमेट्स गलत जा सकते हैं। इफ दे विल गो रॉन्ग तो हमारे सारे के सारे प्लान्स क्या हो जाएंगे? जेओपर्डाइज हो जाएंगे। जेओपर्डाइज मतलब खराब हो जाएंगे, राइट? स्पॉइल हो जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ, क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट, जहां पे टर्ब्यूलेंट, उसका नेचर टर्ब्यूलेंट है, राइट? बहुत सारा क्या होता है, क्विकली चेंजेस होते हैं। सो ये पिन पॉइंट करना कि क्या होने वाला है, दैट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, सो इट इज कॉम्प्लेक्स, राइट? कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट है। देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉस्टली हो जाता है। अब जब हम इतना कुछ एनालाइज कर रहे हैं, एनवायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इज इट गोइंग टू बी फ्री में कर रहे हैं क्या? नहीं, रिसर्च के लिए पैसा लगता है। रिसर्च करने के लिए हम एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे तो वो पैसा भी उतना ही मांगते हैं, राइट? एक्सपर्ट प्लानर्स की जरूरत है आपको एनालिसिस की। पहले तो रिसर्च करना, राइट? इंफॉर्मेशन गैदर करना एनवायरमेंट से, फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना और अपने लिए डिसीजंस लेना, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना, इट कैन बी वेरी कॉस्टली। एंड फाइनली कॉम्पिटिटर्स, ये एस्टिमेट करना कि कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, दैट इज नॉट इजी। इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट अबाउट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज, कि जो हम कर रहे हैं, जो मेरी चाल है ना, उस चाल का कॉम्पिटिटर क्या जवाब देने वाला है, कॉम्पिटिटर की क्या मूव होने वाली है। मैं तो कर रही हूं, आई एम डूइंग एवरी पॉसिबल थिंग फॉर कंपीटिंग, बट मुझे थोड़ा पता है मेरा जो राइवल है वो बेटर स्ट्रैटेजी लेकर आ सकता है। अब वो किस तरह के डिसीजंस ले रहा है, किस तरह की स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, हमें तो नहीं पता, ये तो हम एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सारे डिसीजंस लिए जाते हैं बिहाइंड द क्लोज डोर्स। सो मैं कैसे असेस करूं, कैसे गॉज करूं? गॉज करना मतलब कैसे मेजर करूं कि मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या प्लान कर रहे हैं, हाउ विल आई असेस, राइट? सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस। क्लियर? नाउ मूविंग फर्दर, अगर मैं क्विक आपको एक रिकैप दूं, एडवांटेजेस क्या हैं? दैट वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोएक्टिव बनने में हेल्प करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है मेजर डिसीजंस लेने के लिए, गुड फ्यूचर इंश्योर करता है। फ्यूचर अच्छा क्यों होगा? क्योंकि एक पाथ फाइंडर की तरह हमें ये अपॉर्चुनिटीज दिखाता है, साथ ही में एक कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, बिजनेस लॉन्जेविटी में हेल्प करता है, बिजनेस की लंबी उम्र के लिए, एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने में। ये थी एडवांटेजेस। लिमिटेशंस तो पॉइंट्स आई थिंक आपके दिमाग में घुस चुके हैं। कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस, एंड डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द मूव्स ऑफ राइवल्स। एडवांटेजेस के पॉइंट्स भी अपने दिमाग में ऐसे ही डाल लो, ठीक है? चैप्टर्स की बुक करें? नो, जो आपका नया कोर्स है ना, जो अलग से एसएम है, वहां से आप ई बुक देखोगे, ठीक है? ऑल राइट, मूविंग फर्दर, moving further to the next topic, which is strategic levels in organizations. चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाओ सब। इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब स्ट्रैटेजिक लेवल्स। अब आप सबको पता है मैनेजमेंट में आपने पढ़ा ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक लेवल्स की, ऑर्गेनाइजेशन में कौन से 3 लेवल्स होते हैं? नॉर्मल लेवल्स नहीं, क्या वर्ड लगा है पीछे? स्ट्रैटेजिक लेवल्स। सो ये 3 होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल जिसे डिविजनल लेवल भी कहा जाता है, और फंक्शनल लेवल। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, जहां पर आप मल्टीपल बिजनेसेस नहीं कर रहे, छोटा सा आपका जैसे ग्रोसरी स्टोर है, तो वहां पे एक ही ओनर है, वही सारे डिसीजंस ले रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, तो उनको तो इन लेवल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर जैसे जैसे हमारा बिजनेस एक्सपैंड होता है, डाइवर्सिफाइड होता है, मल्टीपल मल्टीपल प्रोडक्ट्स,
प्रोडक्ट्स तो अलग है, राइट। मल्टीपल बिजनेसेस हम कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस, जैसे रिलायंस है, कितने डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस कर रहा है, जैसे आपका HUL है, जैसे आपका टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, डिफरेंट एरियाज में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी है, स्टील में भी है, एनर्जी में भी है, टेलीकॉम में भी है, इजंट इट। सो जब आप इतने तरीके के बिजनेसेस करते हो तो इतना बड़ा बिजनेस संभालने के लिए 3 तरीके के लेवल्स हमें चाहिए होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस और डिविजनल लेवल एंड फंक्शनल लेवल। अब ये होता क्या है, क्विकली एक एग्जाम्पल के समझिए। कैन वी रीड ICA मॉड्यूल इन प्लेस ऑफ ई बुक? शोभित, अगर आपको वो कंफर्टेबल लगता है आप पढ़ सकते हो, राइट। बस ये होगा, थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन देख लो, इफ यू आर ओके विद इट आप पढ़ सकते हो, नहीं तो बहुत इजी वे में आपको ई बुक में दिया हुआ है, पॉइंट्स को तोड़ तोड़ के, राइट, पॉइंट्स की फॉर्म में। सो इट विल बिकम वेरी इजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई ऑल्सो कि क्या क्या पढ़ने की जरूरत है और क्या नहीं, ठीक है। बट अगेन आपकी कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है। चलो, सो यू ऑल नो अबाउट हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL कंपनी के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट ना हम सभी यूज करते हैं, हमें पता भी नहीं है। इनके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें लगता है कि यार ये तो डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट ब्रांड, बट इन्हीं के ब्रांड हैं। सो इनके 3 मेन बिजनेसेस हैं जिन्हें SBU कहा जाता है। SBU का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। मतलब ये सारे बिजनेसेस आपस में मिलते नहीं है, अलग अलग हैं। एक बिजनेस क्या है, पर्सनल और ब्यूटी केयर, दूसरा बिजनेस क्या है, होम केयर, और एक क्या है, फूड एंड बेवरेजेस। तीनों अलग अलग बिजनेसेस हैं, मतलब तीनों की अलग तरीके से, राइट। दैट इज वाई स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, ये इंडिपेंडेंट डिविजन्स कह लो इन्हें, ठीक है, इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, एक ही कंपनी के डिफरेंट क्या है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स, जिनकी अलग से प्लानिंग होगी, अलग से स्ट्रैटेजीज बनेगी, अलग इनके मैनेजर्स होंगे देखने के लिए, प्लान करने के लिए, ठीक। सो एक लेवल ये हो गया। एक तो लेवल कहाँ है, जहां पर आपके, हमने कहा 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल कौन सा है, कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल कौन सा, जहां पर आपके टॉप मैनेजमेंट बैठती है, CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब बैठते हैं, ठीक है, जो आपकी प्लानिंग, टॉप स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं, कौन से बिजनेसेस करने हैं, उस बिजनेसेस में और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें लॉन्च करने चाहिए, ये किस बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट, क्या कोई बिजनेस लॉसेस में जा रहा है तो उस बिजनेस को डाइवेस्ट कर दो, ठीक है, या लिक्विडेट कर दो, खत्म कर दो। ये सारे डिसीजंस कौन ले रहा है, कॉर्पोरेट लेवल, टॉप मैनेजमेंट, आपके CEOs, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, योर CFO और CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सब, ठीक है। समझ आया कॉर्पोरेट लेवल क्या है, जो आपके कंपनी के हेडक्वार्टर्स में बैठते हैं, ठीक। नाउ दूसरा लेवल क्या है, हमने बोला था बिजनेस लेवल, है ना, जिसे हम डिविजनल लेवल भी बोलते हैं। जब हमने डिफरेंट इंडिपेंडेंट यूनिट्स क्रिएट कर दिए एक बड़े बिजनेस को मैनेज करने के लिए, सो हर एक बिजनेस को, इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए, इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए, इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि ये जो पर्सनल और ब्यूटी केयर वाला हमारा बिजनेस है, इसके लिए मैनेजर, ठीक है, SBU मैनेजर, डिविजनल मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं, जो इस पूरे बिजनेस को मैनेज करेगा। सिमिलरली हमने होम केयर बिजनेस के लिए अलग से एक मैनेजर अपॉइंट कर लिया, उसको हमने बोला बिजनेस मैनेजर, बिजनेस मैनेजर और डिविजनल मैनेजर। सिमिलरली फॉर द थर्ड बिजनेस, राइट, अब इनका काम क्या होगा, दैट इन्हें अपने अपने बिजनेसेस को प्रॉफिटेबल बनाना है। ये अपने अपने बिजनेसेस के लिए स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। किस तरीके की स्ट्रैटेजीज, इनको बोलेंगे बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है, राइट, कैसे अपने बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करनी है। अब ये पर्सनल और ब्यूटी केयर वाला जो मैनेजर है वो बोलेगा हमारे, चलो कौन कौन है हमारे कॉम्पिटिटर्स, ITC दैट इज आवर कॉम्पिटिटर, पर्सनल और ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स उनके भी हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमें उनसे आगे कैसे निकलना है। सिमिलरली होम केयर प्रोडक्ट्स जो देख रहा है बिजनेस, वो बोलेगा हमारा कौन कौन कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे गेन करनी है, प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, सुपीरियर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे गेन करना है, ठीक है, एक अच्छा रिटर्न फॉर आवर इन्वेस्टर्स। सो ये सब करने के लिए
बिजनेस अपने अपने पर्टिकुलर बिजनेसेस के लिए डिसीजंस लेने के लिए, स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए होता है हमारा बिजनेस लेवल। समझ में आया? एंड फाइनली हर एक बिजनेस को चलाने के लिए क्या फंक्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या कोई बिजनेस आप इन फंक्शंस के बगैर चला सकते हो? प्रोडक्शन तो बनाने हैं, प्रोडक्शन तो करनी है, एचआर भी चाहिए होगा, मार्केटिंग भी चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए होगा, डिपार्टमेंट R&D भी चाहिए होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो हर एक बिजनेस का फर्दर क्या होगा? ये सारे फंक्शंस, नॉट जस्ट फॉर होम केयर प्रोडक्ट, जितने बिजनेसेस, हर बिजनेसेस के लिए हमारे क्या है? ये फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। ये होता है आपका फंक्शनल लेवल, जहां पर हर एक फंक्शनल एरिया को, हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक फंक्शन एरिया को, प्रोडक्शन, एचआर, मार्केटिंग, इनको मैनेज किया जाता है। जिसके लिए हमारे पास क्या होते हैं? फंक्शनल मैनेजर्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर, एचआर डिपार्टमेंट का एचआर मैनेजर, राइट? जो आपके बिजनेस को चलाने के लिए डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को मैनेज करते हैं। अपने अपने फंक्शंस को वो क्या करेंगे? मैनेज करेंगे, राइट? इज इट क्लियर द 3 levels? Of course, Prashant, it involves strategy formulation doesn't involve corporate. बिल्कुल करता है। शुरुआत कहाँ से होगी? कॉर्पोरेट लेवल से तो शुरू होगी। टॉप मैनेजमेंट क्या करेगी? पूरी कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी बनाती है, फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजी कि हमारे कौन कौन से बिजनेसेस होंगे, हमें कितना इन्वेस्ट करना है किस किस बिजनेसेस पे, तो ये स्ट्रैटेजी कौन बना रहा है? कॉर्पोरेट लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट? सो वहीं से शुरुआत होती है। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स जो डिसाइड करते हैं, जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, उन्हें फुलफिल करने के लिए बिजनेस लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। जो भी कॉर्पोरेट लेवल ने स्ट्रैटेजी बनाई होती है, उस स्ट्रैटेजी को कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना इनटू स्पेसिफिक एक्शंस। उन्होंने तो बोल दिया कि हमारे ये बिजनेसेस हैं, हमें ये करना है, राइट? अब एक्चुअली बिजनेस लेवल मैनेजर्स डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट किस तरह का होना चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, राइट? ये सब कैसे होगा, हमें क्या किस तरीके से उसे चेंज करना है, किस तरीके से उसे बेटर बनाना है फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटर्स, ये सब बिजनेस लेवल मैनेजर्स डिसाइड करेंगे। और फाइनली जो आपके फंक्शनल मैनेजर्स हैं, दे आर द क्लोजेस्ट टू द कस्टमर्स। यही है जो फीडबैक ले रहे हैं कस्टमर्स का, जिनको पता लग रहा है कि तुमको प्रोडक्ट पसंद आया या नहीं। सारी इंफॉर्मेशन इनके पास आती है और ये इंफॉर्मेशन ये बिजनेस लेवल मैनेजर्स तक पहुंचाते हैं, जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स तक पहुंचाते हैं, राइट? सो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि धर्मचंद कोई था जो फंक्शनल लेवल पर है, राइट, लेकिन उसको टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं कर रही, क्या वो ये करेक्ट है? सो हमें यही आंसर लिखना होता है, नो इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज फंक्शनल लेवल मैनेजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यही क्लोजेस्ट हैं कस्टमर्स के, यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आगे चल के कंपनी की स्ट्रैटेजी बन सकती है। इसी के बेसिस पर कॉर्पोरेट मैनेजर्स सोच समझकर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, एसबीयू क्या होता है? एसबीयू का मतलब स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रैटेजिक बिजनेस, देखो यूनिट समझते हो? एक बड़ी कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी, कितने सारे बिजनेसेस हैं? दे आर इनटू तो जैसे हमने टाटा का एग्जांपल लिया, टाटा बहुत सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस कर रहा है, होटल में भी है, होटल इंडस्ट्री में भी है, ताज ग्रुप ऑफ इन्हीं का है, राइट? सो अब ये क्या हो, ये सारे डिफरेंट बिजनेसेस जो हैं, बिजनेस यूनिट्स, ये इन्हें कहा जाता है एसबीयूज। स्ट्रैटेजिक, क्योंकि हर एक बिजनेस, स्ट्रैटेजिक वर्ड क्यों ऐड किया? क्योंकि हर एक बिजनेस दूसरे से अलग है, राइट? सो हर एक बिजनेस की स्ट्रैटेजी भी अलग से बनेगी, अलग से प्लानिंग होगी, अलग से इन्वेस्टमेंट होगी। ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स है। सो एक कंपनी के, एक बिजनेस के जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेसेस, जिनके अपनी एक पूरी टीम है ऑफ मैनेजर्स, राइट, उसे कहा जाता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। इज इट क्लियर? क्लियर, ऑलराइट। क्या 7th चैप्टर में पूरा स्ट्रक्चर है एसबीयू का, वहां पे हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे। इतना भी क्लियर है कि स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होता है?
बिजनेसेस, प्रोडक्ट कंपनी होती है, मल्टी बिजनेस कंपनीज, मल्टी लोकेशनल कंपनीज, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में उनकी जगह है। सो वो इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं जहां पर हर एक बिजनेस को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है बिजनेस लेवल। सिंपल डिविजनल लेवल भी बोल सकते हो, मतलब एक बड़े बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमने डिविजन्स क्रिएट कर दी, हर एक डिविजन का एक मैनेजर बना दिया। क्लियर? चलो अब इससे रिलेटेड जो भी की पॉइंट्स है, कॉर्पोरेट लेवल पे भी स्ट्रैटेजीज बनती हैं, मैनेजर्स होते हैं, राइट? वैसे ही हमारे बिजनेस लेवल पर भी स्ट्रैटेजीज बनती हैं और हमारी फंक्शनल लेवल पर भी स्ट्रैटेजीज होती हैं। हर एक लेवल के मैनेजर्स हैं। कॉर्पोरेट लेवल पर स्ट्रैटेजी जो बन रही है, कौन बना रहा है? कॉर्पोरेट मैनेजर्स। बिजनेस लेवल पर जो स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, कौन बना रहे हैं? बिजनेस लेवल मैनेजर्स या डिविजनल मैनेजर्स, राइट? फंक्शनल लेवल पे जो स्ट्रैटेजी बन रही है, कौन बना रहा है? फंक्शनल मैनेजर्स। अब जो बाकी सुपरवाइजर वगैरह है वो इनके और अंडर आएंगे, राइट? काम करने के लिए, डे टू डे वो काम चेक करने के लिए वो आपके सुपरवाइजर्स आ जाएंगे, राइट? मैनेजर हो गया जो पूरे फंक्शन को, फंक्शनल मैनेजर क्या हुआ? जैसे आपका मार्केटिंग मैनेजर जो पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देख रहा है, फाइनेंस मैनेजर जो पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, बिजनेस मैनेजर क्या हुआ? जो आपके पूरे एक बिजनेस यूनिट को मैनेज कर रहा है, और कॉर्पोरेट मैनेजर क्या हुआ? जो कॉर्पोरेट लेवल पर स्ट्रैटेजी बना रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, नॉट फॉर एक की भाई यहां से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है एक पर्टिकुलर बिजनेस से, ऑटोमोबाइल सेक्टर से, तो इसी के स्ट्रैटेजीज हम देखेंगे कि इसमें क्या करना है। नो, पूरी कंपनी के लिए जो विजन बनती है, ओवरऑल विजन, ओवरऑल मिशन, वो टॉप लेवल पर बनता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? ऑल राइट, चलिए सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो इसके पॉइंट्स आप एक बार खुद पढ़ लेना, बहुत आसान है, वेरी इजी, राइट? और ये पॉइंट्स आपको सारे मिल जाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ई बुक में सब दिया हुआ है। कॉर्पोरेट लेवल पे लाइक आई टोल्ड यू ये सब है। ये एपेक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग, जैसे आप पूछ रहे थे क्या इनका कोई रोल नहीं है, ये क्या स्ट्रैटेजीज नहीं बनाते? तो स्ट्रैटेजीज बनना तो शुरू ही कॉर्पोरेट लेवल से होती है। एपेक्स, एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन पर ये है, यहां से डिसीजन मेकिंग शुरू होती है। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस बनाते हैं, राइट? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर होल्डर्स की वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। आपने पढ़ा है ना बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो बाद में मॉडर्न अप्रोच के थ्रू हम बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन। सो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन गार्ड करता है? ये कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का ही रोल होता है, सीईओ का। ठीक है, कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। सो देखो किस तरीके का रोल है इनका। जैसे मैंने कहा सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, मिशन क्या होगी, गोल्स क्या होंगे पूरी कंपनी के लिए, एक एक बिजनेस के लिए नहीं, ओवरऑल गोल क्या होगा, मिशन क्या है, विजन क्या है, कौन से बिजनेसेस हमें शुरू करने हैं, डिफरेंट बिजनेसेस में रिसोर्सेज को एलोकेट करना, इन्वेस्टमेंट करना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीडरशिप प्रोवाइड करना। ठीक है, उन पर ध्यान रखना कौन सा बिजनेस मैनेजर क्या कर रहा है। ठीक है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को प्रोटेक्ट करना, ये डिसाइड करना कि हमें डाइवेस्ट करना है, मतलब क्या कोई बिजनेस काम नहीं कर रहा है ढंग से, उसको बंद करना चाहिए या नहीं, कोई एक्विजिशन मर्जर्स करने हैं या नहीं, किसी कंपनी को अक्वायर करना नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कॉर्पोरेट लेवल लेता है। ठीक है, और उन स्ट्रैटेजीज को ओवरसी करता है विच आर स्पैनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। कॉर्पोरेट लेवल ऐसी स्ट्रैटेजीज को मतलब सुपरवाइज करता है विच आर स्पैनिंग इंडिविजुअल बिजनेस, मतलब ये एक बिजनेस, ये दूसरा बिजनेस, ये तीसरा बिजनेस, ये एक और बिजनेस, इन सभी डिफरेंट बिजनेसेस को, पूरे बिजनेस, सारे बिजनेसेस को देखना, राइट? स्पैनिंग मतलब विच स्प्रेड्स अक्रॉस, ये नहीं कि बस मैं इसी बिजनेस पर ध्यान दूंगा या इसी बिजनेस पर ध्यान दूंगी या दूंगा एज टॉप मैनेजर्स। स्पैनिंग अक्रॉस मतलब हमारा जो फोकस है वो सभी बिजनेसेस पर है। क्लियर? सो ये आपका कॉर्पोरेट लेवल था। ठीक है, इसे फंक्शनल लेवल मैनेजर्स और आपके बिजनेस लेवल मैनेजर्स। सो डू यू वांट मी टू रीड दीज पॉइंट्स फॉर यू, या हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलें? Yes, it will be over by 7:30 exact. First chapter is 5 marks. 5 marks definitely, मतलब कहीं नहीं गए हैं, डेफिनेटली 5 नंबर तो आएंगे ही, बाकी इट कुड बी 7 मार्क्स ऑल्सो। आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं इस चैप्टर से काफी। ठीक है, तो आप ये पढ़ लेना, दिस इज वेरी इजी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रॉफिटेबिलिटी, ये पूरी डिवीजन के हेड होते हैं। सो
और इतना इतना ही है, इनकी एक्सप्लेनेशन में भी इतना ही है। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। द मेन थिंग इज कॉन्सेप्ट आया या नहीं। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स जो स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस को देख रहे हैं और उनका क्या रोल है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन यही लोग करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्लोज होते हैं कस्टमर्स के, इंपॉर्टेंट आइडियाज देते हैं, जिसके बेसिस पर रियलिस्टिक स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। ऑल राइट, चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये एक तरह से आपका लास्ट टॉपिक है of this chapter, but this last topic is also, चलो, so the next topic is स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। अभी तक हमने देखो नॉर्मल पढ़ा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। अब स्पेसिफिक सेगमेंट्स में, स्पेसिफिक कंपनीज में, एरियाज में हमें देखना है कि एसएम की क्या इंपॉर्टेंस है। राइट, सो आपका क्वेश्चन आता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस या रोल या सिग्निफिकेंस इन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सो ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिर्फ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही यूजफुल है। एनी ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, पता है ना। देखो, और ये क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना इस पे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की रोल या सिग्निफिकेंस या रेलिवेंस फॉर गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है। एस्से में हम क्या करते थे, जब एस्से लिखते थे एक इंट्रो लिखते थे, तो वही एक बेसिक सी इंट्रो लिखनी है। क्या कि दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। कमर्शियल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। नॉन कमर्शियल मतलब जो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, जिनका पर्पस क्या है, वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि एजुकेशनल सेक्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का पर्पस क्या है, वेलफेयर, एनजीओस का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। राइट, और फिर हम बताएंगे कि तीन तरह की, जेनेसिस मतलब जो एक शुरुआत होती है, जेनेसिस का बेसिक मतलब क्या होता है, ओरिजिन, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है टाइप्स, कि जो हमारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सोशल पर्पस भी होता है, चैरिटेबल पर्पस, एजुकेशनल पर्पस। सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूजफुल है। ये जनरल से इंट्रोडक्शन आपको लिखनी है। राइट, इनफैक्ट कई बार कहा जाता है कि हमें लगता है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, या जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इनोवेशंस नहीं करती, ये अच्छा परफॉर्म नहीं करती, बट ऐसा नहीं है। जो आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई बार वो आउट परफॉर्म करती हैं। आउट परफॉर्म मतलब दे परफॉर्म बेटर देन द प्राइवेट फर्म्स। सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। कई बार ये माना जाता है कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते, बट करते हैं, आउट परफॉर्म भी कर लेते हैं। कोई भी क्राइटेरिया ले लो, इनोवेशन ले लो, अपने स्टाफ को मोटिवेट करना है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, एफिशिएंटली काम करना है, लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ रिलेशंस बिल्डअप करने हैं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी काम अच्छे से करती हैं। उसी के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट उनको हेल्प करता है। बल्कि जो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये तो सारा यूजुअली किस पे डिपेंड करती है, कोई इंटरनल सोर्स तो है नहीं फाइनेंस का, आउटसाइड फाइनेंसेस पे डिपेंड करती हैं, ग्रांट्स हो गई, डोनेशंस हो गई, इजंट इट। सो अब ये डोनेशंस लेने के लिए, कि लोग हमें डोनेशंस दें, ग्रांट्स दें, उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। आ गया ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का रोल, जहां पे आपको स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ी। हर कंपनी को विजन बनानी है, हर कंपनी को मिशन बनानी है, गोल सेट करने हैं, रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, एफिशिएंटली यूज करने हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज यूजफुल। राइट, एंड स्पेशली फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, बिकॉज ये आउटसाइड फाइनेंसिंग पे डिपेंड करती हैं। सो प्रॉपर फंड्स को जनरेट करना, अगर फंड्स की कमी हुई तो ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, फंक्शनिंग इनकी सही से नहीं होगी। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक एक्सीलेंट व्हीकल है, मतलब एक एक्सीलेंट तरीका है, मीन्स है फाइनेंशियल सपोर्ट को गैदर करने का। ठीक है, सो ये बेसिक से इंट्रोडक्शन जो लिखनी है। अब मेन पॉइंट्स पर, मेन पॉइंट्स क्या है, देखो खुद ही पढ़ लो, क्या कुछ डिफिकल्ट है। रेलिवेंस क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की गवर्नमेंट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, विजन, मिशन, गोल सेट करना, स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करना, इंप्लीमेंट करना, इवैल्यूएट करना, उसके लिए यूज होता है। स्वॉट एनालिसिस के लिए, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, मतलब जब भी हम एनवायरमेंट को एनालाइज करते हैं तभी जाकर एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सो एनवायरमेंट को एनालाइज करने के लिए एसएम की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात कर रहे हैं। सो जो हमारा पैसा जा रहा है, टैक्स पेयर्स का जो मनी है, राइट, वो कितने अच्छे तरीके से गवर्नमेंट्स यूज करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। आप लोगों को पता ही है किस तरीके से यूज होता है। ऐसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है जो टूट जाता है जल्दी, राइट, बट एनीवेज
सो कि टैक्स पेयर का पैसा अच्छे से इफेक्टिव वे में यूज किया जाए, उसके लिए एसएम की जरूरत है। काम को इफेक्टिवली एफिशिएंटली करने में, रिसोर्सेज को वेस्ट ना करो, कम कॉस्ट में काम करने के लिए एसएम आपको हेल्प करता है। रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए, काम करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, चाहे आपको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत है, या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, हर तरीके के रिसोर्स के लिए एसएम आपकी हेल्प करता है, राइट। एडिशनल फंडिंग, क्योंकि हम यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात कर रहे हैं, सो अगर आपको एडिशनल फंडिंग चाहिए या फंड्स चाहिए, उसके लिए आप, ऐसा तो नहीं है ना कि आप जाओगे, आप बोलते हो कि भैया मुझे फंड्स दे दो, हम ये काम कर रहे हैं, हम एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, सर प्लीज आप पैसा दे दो, तो वो ऐसा तो देंगे नहीं। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप क्या काम कर रहे हो, आपको कन्विंस करना पड़ेगा दैट आपको इस चीज के लिए फंड्स चाहिए हैं। सो रिक्वेस्ट को डेवलप करने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है। अपनी फ्यूचर पोजीशन को एनालाइज करने के लिए, वेयर डू वी वांट टू बी इन द फ्यूचर, ऐसे नहीं हम अपना गोल सेट कर लेते। आपने कुछ सोच समझ कर बोला होगा ना कि यू वांट टू बी अ सीए, कि हाँ मुझे लगता है दैट आई हैव द कैपेबिलिटीज टू डू दैट। सो फ्यूचर पोजीशन को एनालाइज करने के लिए इन सब चीजों में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूजफुल है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? Yes, being human, Khalsa Aid, so all of these, right? चलो ये क्लियर हुआ। अब देखो, ये जनरल है कि क्या यूज है इन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो हमें पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन लिखनी है, दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस, दिस, और फिर ये कैसे हेल्प कर रहा है, ये पॉइंट्स। कोई डिफिकल्टी इन दीज पॉइंट्स? अब हमने जनरल सा पढ़ा कि क्या रेलिवेंस है, यूज है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एजुकेशनल, सॉरी किसमें, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट। अब उसको ना दो में डिवाइड कर दिया है। स्पेसिफिकली पूछ लिया कि एसएम का क्या रोल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, ठीक, और नेक्स्ट में पूछ लिया कि एसएम का क्या रेलेवेंस है, रोल है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, बस। तो यहां पर भी आप स्ट्रैटेजी वही फॉलो करने वाले हैं, पहले एसए लिख देना है, बेसिक सी गप्पे मारनी है, इंट्रोडक्शन, और फिर एक्चुअली बताना है कि क्या रेलेवेंस है। तो देखो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो पहले आपको क्या गप्पे मारनी है कि एजुकेशन एक नोबल प्रोफेशन है, राइट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयर करना है, बच्चों का एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, राइट। क्या क्या आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, मैम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सब आता है। ये किस तरह का इनका नेचर, कॉस्ट, नॉन कमर्शियल, ऊपर बोला तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब नॉन कमर्शियल, पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, राइट। ये लिख दी, नॉर्मल सी बातें कर दी। उसके बाद क्या बोलना है, देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है अब, क्योंकि आपको पता है दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी तो आपस में कंपटीशन लगा रहता है। हु नोज इट बेटर देन यू, आप हर रोज देख ही रहोगे यूट्यूब पर, राइट। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बोलो या लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, एवरी स्कूल वांट दैट टैलेंटेड स्टूडेंट हमारे पास आए, राइट। एवरी स्कूल, एवरी इंस्टीट्यूट वुड वांट दैट हम बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, अपने स्टूडेंट्स को की ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाए, राइट। सो क्या लगा रहेगा, एक दूसरे से कंपटीशन। अब जहां पर कंपटीशन आ गया वहां पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पीछे कैसे रह सकता है, स्ट्रैटेजीज बनाने में तो आपको एसएम ही हेल्प करेगा। सो ओवर द इयर्स क्या हुआ है, कंपटीशन इंक्रीज हो गया है। पहले कितने कम इंस्टीट्यूट होते थे, अब तो हर गली नुक्कड़ में, एवरी नुक एंड कॉर्नर यू विल फाइंड इंस्टीट्यूट, है ना। सो ऐसे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट से डील करने के लिए, बिकॉज पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर इंक्रीजिंग, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे तो आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ने ही वाली है, इजंट इट। तो ये आपने बेसिक सी इंट्रोडक्शन दे दी, उसके बाद बता दो कि क्या कैसे हेल्प कर रहा है। हर चीज जो इंस्टीट्यूट में होती है उसके लिए आपको एसएम हेल्प करता है। क्या करने में, स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बनाने में। होता है ना, प्लेसमेंट्स होती हैं, इंस्टीट्यूट्स के टाइप्स होते हैं कंपनीज के साथ, और फिर वो आपकी इंस्टीट्यूट्स में आते हैं प्लेसमेंट करने के लिए, स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए, मतलब स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाती है, या जहां पर आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं वहां पे आपको आगे ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है। सो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ, कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, एजुकेशन में लेटेस्ट इनोवेशंस लाने के लिए, ऑफलाइन से हम ऑनलाइन टीचिंग पे आ गए, हाइब्रिड मॉडल पर आ गए, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। सो पहले ब्लैक बोर्ड्स होते थे,
स्लेट्स होती थी, ब्लैक बोर्ड, फिर ग्रीन बोर्ड्स, फिर स्मार्ट बोर्ड्स आ गए. सो व्हाट इज दिस लेटेस्ट इनोवेशंस लाना एजुकेशन में. कहीं पर बैठकर आप लेक्चर सुन सकते हो, हम दे सकते हैं. ऑल थैंक्स टू व्हाट, द चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो हमें हेल्प करता है, जो हमें अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है हमारे सामने, राइट. ओके, सो ये सब कुछ हुआ ऑनलाइन एजुकेशन, कॉलेज डिग्री के लिए, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए. ये कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छे टीचर्स और स्टाफ को रिक्रूट करने के लिए और रिटेन करने के लिए. वी डोंट वांट कि सिर्फ हमने रिक्रूट कर लिया, दैट अच्छे टीचर्स आ गए, क्वालिफाइड टीचर्स आ गए. वी ऑल्सो वांट टू रिटेन देम, दैट ये अच्छे टीचर्स हमारे साथ लॉन्ग पीरियड तक बने रहें. इजंट इट? वी वांट दैट. सो उसके लिए भी एसएम का यूज होता है, बच्चों को प्लेसमेंट्स देने के लिए, एक अच्छा लेटेस्ट और बेस्ट करिकुलम डिवाइस करने के लिए. अब द लेटेस्ट एग्जांपल, आईसीआई का सिलेबस चेंज हुआ है, करिकुलम चेंज हुआ है, राइट. करिकुलम क्या होता है? जिसमें सिर्फ सिलेबस नहीं, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए किस किस तरह की एक्टिविटीज होंगी, को करिकुलर एक्टिविटीज, वो सब आता है. सो टाइम के साथ हमें चेंजेस लाना पड़ता है ताकि स्टूडेंट्स अपडेटेड रहें, पुराना ना पढ़ते रहें. इजंट इट? सो चेंज इज नेसेसरी. सो बेस्ट करिकुलम अडॉप्ट करने के लिए, अपना नाम रिकॉग्निशन बढ़ाने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एसएम का यूज करते हैं, स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं, राइट. और अपने बच्चों को फ्यूचर चैलेंजेस से लड़ने के लिए, उनकी कैपेसिटीज को बिल्ड करने के लिए, सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करना मकसद नहीं है, राइट. उन्हें उनमें स्किल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब कुछ एबिलिटीज, कुछ स्किल्स डेवलप करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन सब के लिए किसका यूज होता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का. इज दिस पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर? I have missed some questions. Both groups live classes, total 10 hours since today, accounts 8 to 120, auditing 2 to 5, SM 5 to 7:30. है तो ज्यादा, बट क्या कर सकते हैं. I can understand. And मैम एनपीओ एंड एजुकेशनल में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. किस तरीके का क्वेश्चन? केस स्टडी. अब जाकर आपका यही होमवर्क है, आपको पीपी बुक से, पीपी बुक नहीं है टेंशन नहीं लेनी, असाइनमेंट अपलोडेड है हर चैप्टर के साथ, खोल के देखो किस तरह का क्वेश्चन है. केस स्टडी आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल एबीसी हेल्थ केयर, कोई एनजीओ है, वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इंप्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए एसएम कैसे हेल्प कर सकता है, क्या एसएम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की रेलेवेंस है. तो जब आपको एक पर्टिकुलर केस आ जाए, राइट, एक हेल्थ केयर कंपनी, उसका नाम दे दिया कुछ भी, तो कहीं ना कहीं हमें रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि उसके लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे हेल्प करेगा. बेसिक पॉइंट, इंट्रोडक्टरी, ये सारे बेसिक पॉइंट्स तो सेम रहेंगे. एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में तो यही है, ठीक है. मेडिकल इंस्टीट्यूट्स का जहां पर, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट का जहां पर नाम आएगा, केस आएगा, तो वही पॉइंट्स हैं, बस थोड़ा सा आपको केस के साथ रिलेट करना है. इसके लिए प्लीज गिव अ रीडिंग टू द क्वेश्चंस. बहुत ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में क्या यूज है. तो अगेन पहले तो बेसिक से इंट्रोडक्शन, गप्पे कि मेडिकल फील्ड में भी काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं, और ये कोई दिस इज नथिंग रॉन्ग, ये कोई मतलब झूठ नहीं है. यू ऑल नो दैट मेडिकल फील्ड हैज अंडरगॉन सो मेनी चेंजेस, चाहे वो डायग्नोज करना हो किसी बीमारी को, या किसी बीमारी को ट्रीट करना हो. जो क्रॉनिक डिजीजेस होती थी लाइफ टाइम, जो लंबे समय तक चलती थी, उनको भी उनका भी डायग्नोसिस, सॉरी, ट्रीटमेंट आ चुकी है. इट इज अंडर वे. कुछ जो ऐसी क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनके लिए भी रिसर्च चल रही है. इजंट इट? सो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें. इजंट इट? So a lot of changes are taking place in the medical field also, right? So अगर environment में change होगा तो हर एक sector, हर एक organization इफेक्ट होती है, और जहां पर change हो रहा है वहां पे strategic management की जरूरत है, right? So changing environment से deal करने के लिए, अच्छे plans बनाने के लिए, grow करने के लिए, evolve करने के लिए आपको strategic management की जरूरत पड़ेगी. ये हो गया हमारा introduction. अब आ जाओ की पॉइंट्स पर. कैसे रेलेवेंट है एसएम इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस? अगर डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन है तो पहले इंट्रोडक्शन और फिर ये एग्जैक्ट पॉइंट्स, और अगर कोई केस दे दिया है तो बस आपको थोड़ा सा उस केस के साथ रिलेट करना है, बाकी पॉइंट्स मोर और लेस सेम रहते हैं, आपको पता लग जाएगा वंस यू विल रीड. तो क्या यूज है एसएम का? अब देखो, पहले पेशेंट को जाना पड़ता था मेडिकल सर्विसेज के लिए, आज हमारे डोर तक मेडिकल सर्विसेज आ जाती हैं घर बैठे,
राइट। डोर टू डोर सैंपल्स कलेक्ट हो जाते हैं। पहले हमें लैब्स में ही जाना पड़ता था, अब हम घर भी बुला सकते हैं। तो कन्वीनियंस देखो किस तरीके से पेशेंट्स की लाइफ को आसान कर दिया गया है बाय यूज ऑफ एसएम स्ट्रैटेजीज बनाकर, ठीक है। कोलैबोरेट करके फिजिशियंस, डॉक्टर्स जैसे अब हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, जैसे डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट जगह पर बैठे हुए हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, वैसे ही फिजिशियंस, डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कोलैबोरेट करते हैं, दे शेयर देयर नॉलेज विद ईच अदर, राइट। और मेडिकल फील्ड को और ज्यादा क्या करते हैं, व्हाट डू वी कॉल, अपडेट करते हैं, ठीक। सो मेडिकल सर्विसेज, कुछ मेडिकल सर्विसेज आप ऑनलाइन अवेल कर सकते हो, इजंट इट। आजकल तो दवाइयां भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, आप काउंसलिंग ऑनलाइन ले सकते हो, इजंट इट। जब कोविड हुआ था तो मेडिकल सर्विसेज ऑनलाइन दी जा रही थी, राइट। वीडियो कॉल के थ्रू आपको बताया जा रहा था दैट यू नो व्हाट ऑल यू कैन टेक, आपके सिम्टम्स को देखकर या यू नो व्हाटएवर। सो उस सब के लिए एसएम की जरूरत पड़ती है। रिसोर्सेज को रीएलोकेट करने के लिए फ्रॉम एक्यूट टू क्रॉनिक केयर। इसका क्या मतलब हो, क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं लाइफ टेकिंग डिजीजेस, लंबे समय तक चलती है। एक्यूट क्या होती है, शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे फ्लू हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, राइट। तो अगर हमारे रिसोर्सेज, अगर सपोज इस एरिया में ज्यादा केसेस हैं, ज्यादा पेशेंट्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो यू नो फ्री हैं या रिसोर्सेज फ्री हैं, सो हम उन्हें यहां से इस एरिया में लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रीएलोकेट कर सकते हैं। जहां पे ज्यादा जरूरत पड़े वहां पे हम रिसोर्सेज को अकॉर्डिंगली एलोकेट कर सकते हैं, उसके लिए एसएम का यूज होता है। घर बैठे हम मॉनिटर कर सकते हैं पेशेंट्स को, राइट। दैट इज पॉसिबल थ्रू द चेंजिंग टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में एसएम ने हेल्प करा है। एंड फाइनली बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजीज के लिए, अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है बैकवर्ड इंटीग्रेशन का, ये आपको 4th चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करूंगी, वहां पर ये पूरा डिटेल में है। यहां पर बस इतना समझ लो दैट क्या होता है, कई बार हम आउटसोर्स कर देते हैं, जैसे एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल की खुद की नहीं है, किसी जो टैक्सीज वाले होते हैं उनके साथ उन्होंने टाई अप किया हुआ है। जो वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज है, जो भी वेस्ट होता है, राइट, मेडिकल वेस्ट, उसको डिस्पोज करने के लिए, फेंकने के लिए हमारी अपनी सर्विसेज नहीं है, हमने किसी से लेकर रखी है। वैसे ही जैसे लैब्स हैं, हमारी अपनी लैब नहीं है, राइट, कोई प्राइवेट लैब है जहां पे हम टेस्ट करवाते हैं। सो जब हम ये सब खुद करने लग जाते हैं, राइट, अगर हम बाहर वालों पे डिपेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम मैनेज नहीं कर पाते सही से। जब हम खुद करते हैं कि हमारी खुद की एम्बुलेंस सर्विस है, हॉस्पिटल की खुद की वेस्ट डिस्पोजल सर्विस है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स खुद के हैं, तो मैनेज करना आसान हो जाता है। सो जब हम इंटीग्रेट करते हैं, बैकवर्ड जाना मतलब इन सभी चीजों को दूसरों पे डिपेंड करने से अच्छा हम खुद कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना समझो, ठीक है। सो ये करने के लिए भी स्ट्रैटेजीज का यूज होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का यूज होता है। दैट्स इट। इज इट क्लियर? Yes, proper allocation. Ma'am, isn't this we have to suggest the ways to improve the business? No, 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 no. अरे मेरे बच्चों, आप बहुत कंफ्यूज हो चुके हो। ये देखो मैं आपको बताती हूँ आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। क्लास में हमने कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद आप जाके रिवाइज करोगे जो भी हमने पढ़ा है। अगर आपको ई बुक खोल के करना है, ई बुक का मतलब नोट्स जो अपलोडेड हैं हर एक चैप्टर के साथ, यहां से कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको ई बुक नहीं पढ़नी है, डायरेक्टली हमें पीपी बुक इज परफेक्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए तो मतलब प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चंस होंगे और आंसर्स होंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट सारा सिलेबस आपका कवर हो रहा है। एक है आपकी पीआर बुक, परफेक्ट रिवीजन। ये मैं बोल रही हूं, जो ये परफेक्ट रिवीजन बुक है ये कंसाइज है, इसमें सिर्फ आपको की पॉइंट्स, राइट। बच्चा अगर ये भी कर लेना तो पास हो जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ पास नहीं होना है, हमें अंदर भी तो लिखना है कि सिर्फ पॉइंट्स लिख कर आओगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो उसके लिए पहले हम पीआर बुक पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आंसर्स देखेंगे किस तरीके के हैं, वहीं से आपको काफी कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपकी 3 चीजें हैं। मैंने कहा था परफेक्ट रिवीजन बुक में कंसाइज दिया है, सिर्फ की पॉइंट्स दिए हैं। जब रिवाइज करोगे, बार बार पॉइंट्स पढ़ना है, दिमाग में डालने हैं, उसके लिए आप पीआर बुक यूज कर सकते हो। बट अभी तो पढ़ोगे ना क्वेश्चन आंसर्स भी, ठीक है। क्लियर हो गया? सो ये जो डाउट था, अच्छा ये टॉपिक क्लियर हो गया आपको? यूज ऑफ रेलिवेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, एब्सोल्युटली क्लियर? ओके।
अब एक लास्ट टॉपिक, अगर आप चाहो तो मैं करवा देती हूँ, अगर आप खुद पढ़ना चाहो तो आप खुद कर लो, कुछ नहीं है, बस ये ही पॉइंट्स हैं और इतना सा ही टॉपिक है, ये बाद में ऐड हुआ था। टॉपिक क्या है कि चैलेंजेस क्या है गवर्नमेंटल एजेंसीज डिपार्टमेंट, जैसे आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, पब्लिक वो पब्लिक कंपनीज होते हैं आपकी, एनटीपीसी, भेल, इंडियन ऑयल, ये सारी जो कंपनी है, ओएनजीसी, सो जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, राइट, जो किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंडर है, इजंट इट? सो यहाँ पर क्या चैलेंजेस होते हैं, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजीज बनाना आसान होता है? तो आसान नहीं होता। तो अभी तो हम पढ़ तो रहे ना कि स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प करता है, ये करता है, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ये करना मुश्किल हो जाता है, और आपको रीजन पता होगा, बिकॉज गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंडर, राइट, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होती है, किसकी? पॉलिटिकल पार्टीज की, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इस तरह के डिसीजंस लिए जाएंगे जो जहां पे अपना अपना फायदा होगा पॉलिटिकल पार्टीज का। ठीक है, जो रूलिंग पार्टी है वो किसी प्रोजेक्ट को पुश करेगी, दूसरों के प्रोजेक्ट्स को वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो बेचारा जो स्ट्रैटेजिक मैनेजर है ना किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, वो डिसीजंस ले ही नहीं पाता, उसके पास फ्रीडम ही नहीं है, लेस ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम कम है डिसीजंस लेने का, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने का। स्ट्रैटेजिक मतलब जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो पूरी कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। तो फ्रीडम कम है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कम है, वो अपनी मिशन को, ऑब्जेक्टिव्स को चेंज नहीं कर सकते। हमने तो कहा कि एनवायरमेंट के साथ साथ हमें चेंज करना है, लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजर के पास ये फ्रीडम नहीं है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि ये है ना इनका ही सब चल रहा है, वॉट एवर दे वॉन्ट दैट विल हैपन। सो बेचारे ये कर ही नहीं पाएंगे। देयर इज कंट्रोल बाय द पॉलिटिशियंस ओवर मेजर डिसीजंस। हर इशू को पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, हर इशू को पॉलिटिकल एंगल से देखा जाता है। हमारा फायदा होगा या नहीं होगा, इनका फायदा होगा, जिससे रूलिंग पार्टी को फायदा होगा, या आप, आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड। सो हर इश्यू को पॉलिटिसाइज कर देते हैं, डिसीजन मेकिंग आसान नहीं होती, मुश्किल हो जाती है। डाइवर्सिफाई करना है, कुछ नया करना है, मर्जर्स करने हैं, एक्विजिशंस करने हैं, इसमें प्रॉब्लम आती है, बिकॉज अगेन इनके बगैर तो ये होगा नहीं, देयर इज लॉट ऑफ इंटरफेरेंस। और इससे पहले कि आप कोई डिसीजन लो, किसी भी स्ट्रैटेजिक इशू, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज पर आप डिसीजन लो, राइट, आप ये अभी आपकी बातचीत ही हो रही होती है इंटरनली, लेकिन मीडिया में ऑलरेडी डिस्कशंस होना शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं से, तो ये जाता ही है मीडिया में, लीक होता है, और आपके जो डिसीजंस आप लेने वाले होते हो उनकी डिस्कशंस शुरू हो जाती हैं, और आपके डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द व्यूज ऑफ द पब्लिक एंड बाय द व्यूज ऑफ द मीडिया। ठीक है, सो ये कुछ चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स के। Is it clear? Are you all clear with the challenges? Backward integration means instead of buying sugarcane to make sugar, now we just purchase and yes, absolutely. So देखो, इंटीग्रेशन बैकवर्ड भी होती है और फॉरवर्ड भी होती है। जब हम अपने रॉ मटेरियल को, इनपुट्स को परचेज कर लेते हैं रादर देन किसी और सप्लायर से, ठीक है, लेना, मैंने खुद ही शुरू कर दिया है वो करना, रॉ मटेरियल्स मैं किसी पर डिपेंड नहीं कर रही हूँ, खुद ही का शुरू कर दिया है। सो दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड मतलब जब मैं रादर देन डिपेंड, अब प्रोडक्ट बन चुका है, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है मुझे, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए मैं किसी रिटेलर पर डिपेंड करती हूँ, राइट, मैंने अपना खुद का ही रिटेल स्टोर शुरू कर लिया किसी कंपनी ने। सो दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ये पूरा कॉन्सेप्ट आ गया है, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, बट यू आर राइट, समझ आ गया है मतलब आपको, क्लियर? So that's it, my students. That's it for today. So this is your first chapter. इसमें यही important topics हैं जो आपके 5 marks से बनते हैं, जैसे कि importance of strategic management, limitations of strategic management, right? Then your जो भी हमने ये सारा पढ़ा, role and relevance of strategic management in your government, and बहुत simple है, आप एक बारी पढ़ो तो सही, questions पढ़ के तो देखो। चलिए everyone, take care now. All right, bye bye everyone.